हेलो एंड वेलकम टू पीआईबी समाचार। मैं हूं अंजलि और आज हम पीआईबी समाचार में करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का होलिस्टिक रिवीजन। ऑल राइट, एज यू कैन सी दीज आर माय हैंड रिटन नोट्स एंड आई हैव compiled modern history notes into this pdf. This pdf is of 66 pages. We will try and complete this, okay, very honestly. आपको मैं बता देती हूँ इस पीडीएफ में क्या-क्या होने वाला है। हर एक हिस्ट्री इवेंट के जो भी इम्पोर्टेंट हर एक यूपीएससी एग्जाम में सीएससी से लेके एनडीए तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, ओके, उन थीम्स पे यहाँ पे समरी में नोट्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पे क्या होने वाला है, पीवाईक्यूज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एनडीए का 2013 का भी यहाँ पे क्वेश्चन कवर है। ओके, सो दीज नोट्स आर गोइंग टू बी होलिस्टिक। इसमें बहुत मेहनत भी लगी है करने में, सो आई होप यू लाइक इट। और मुझे फीडबैक दे के जाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, लेट्स without further ado, let's begin. All right. यस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, यहाँ पे बहादुर शाह टू या फिर बहादुर शाह जाफर थे फ्रॉम 1837 टू 1857। यहाँ पे एक एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा था कि वाज ही अ पोएट और नॉट। ओके, तो अब स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा स्लो ले रही हूँ, सो यू कैन सिंक इन दैट एंड देन वी विल पिक अप द स्पीड। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहादुर शाह जफर ही वाज अ पोएट। ऑलराइट, so 1857 revolt was a futile, attempt to declare him the emperor of India, है ना। मीरठ से वगैरह सारे लोग वहां पे पहुंच गए थे दिल्ली में और उनको राजा डिक्लेयर कर दिया था। कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश लेटर, है ना, कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड सेंट टू रंगून, ओके, वेयर ही डाइड इन 1862 एंड ही वाज द सेकंड सन ऑफ अकबर टू। ओके, बहादुर शाह जफर वाज द सेकंड सन ऑफ अकबर टू। ओके, और अकबर टू हमें पता है कि राजा राम मोहन रॉय को उन्होंने जो है राजा ये टाइटल भी दिया था। तो उनके सेकंड सन है बहादुर शाह जफर। ओके, यहाँ पे देखिए लीगल टर्म्स जो भी थे, ओके, दे वर डन इन ऑन November 1st 1858। ओके, अथॉरिटी एंड हिज अथॉरिटी वाज ओनली लिमिटेड टू वॉल्ड सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली। तो ही वाज फॉर रबर स्टैम्प काइंड ऑफ, है ना। तो क्या है, उनकी अथॉरिटी सिर्फ वॉल्ड सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली तक ही क्या है, लिमिटेड थी। यहाँ पे देखिए मुगल एम्पायर केम टू एन एंड विद क्वीन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए द सिक्स वर टू फाइट लॉयली ऑन द ब्रिटिश साइड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड अदर कैंपेन्स एंड वॉर्स अप टिल 1947। तो सिक्स वर सपोज टू फाइट फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। ठीक है, अवध के बारे में देखिए, Wajid Ali Shah refused to sign a treaty giving away his rights and was exiled to Calcutta on the plea. Okay, region was plea क्या वो क्या था, रीजन क्या दिया था अवध को, क्या है, मिस गवर्नेंस पे, है ना, कि अवध मिस गवर्नेंस हो रहा था वहां पे, तो ब्रिटिश ने उसको एनेक्स कर लिया था। ये सीएपीएफ 2018 का स्टेटमेंट है एंड सीडीएस 2011 का भी ये स्टेटमेंट रह चुका है। ठीक है, वाजिद अली शाह वाज रूलिंग इन अवध एंड ब्रिटिश ने रीजन क्या दिया था कि मिस गवर्नेंस हो रहा है अवध पे, उसको एनेक्स कर लिया था एंड वाजिद अली शाह वाज एक्साइल्ड टू कलकत्ता। ओके, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रेबेलियस chiefs and तालुकदार्स। He was it was a political blunder for which British had to pay a heavy price during 1857, क्योंकि ऑलमोस्ट एक वॉर ही डिक्लेयर हो चुका था अलग अलग पार्ट से। फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध वाज सादत खान। ओके, फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध कौन थे, सादत खान थे। सीडीएस 2 में, एनडीए 2 में 2018 एंड 17 में क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, कौन थे फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध थे, सादत खान, ये याद रखना है। ठीक है, सादत खान याद कर लो। फिर कॉजेस फॉर पीपल्स अपराइजिंग्स दिए हुए हैं। कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से इंक्रीज टैक्सेशन था, एविक्शन ऑफ पीजेंट्स था, एनक्रोचमेंट्स ऑन ट्राइबल लैंड्स था, एक्सप्लॉयटेशन एंड रूरल सोसाइटी था, प्लस ग्रोथ ऑफ इंटरमीडियरी जो है रेवेन्यू कलेक्टर्स, टेनेंट्स, मनी लेंडर्स, उनका ग्रोथ हो चुका था। एक्सपांशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड था, लॉस टू ट्राइबल एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट लैंड था। फिर प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स था, उन पे हेवी ड्यूटीज भी लगाते थे इंडियन इंडस्ट्रीज पे, है ना। तो क्या हो गया, डिक्लाइन और फिर एक्सटेंशन ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स जो है इंडस्ट्री होने लगा। इसके बाद माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स होने लगा, है ना, इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर। इससे क्या होने लगा कि इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड और एग्रीकल्चर जो है होने लगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉजेज ऑफ सिविल अपराइजिंग्स क्या थे। रैपिड चेंजेस होने लगे थे इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अगेंस्ट पीपल। उसके बाद जमींदार एंड पोलीगार्स ओके लॉस्ट कंट्रोल ओवर लैंड एंड रेवेन्यू। उनका ईगो हर्ट हो चुका था सिंस दे वर साइडलाइंड एंड न्यू क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स
राइज पे थे, है ना? इसके बाद हैंडीक्राफ्ट तो डिक्लाइन ही हो गया था सिंस बायर्स वर जमींदार, है ना? उसके बाद जमींदार का भी क्या है, ओहदा कम होने लगा क्योंकि प्रिस्टली क्लास they were affected since used to traditional and bureaucratic elite they were used to them, है ना? इसके बाद एलियन रूलर्स थे, है ना? फिर कंटेम्पशियस ट्रीटमेंट टू नेटिव, है ना? तो उनका क्या हो गया, प्राइड को हर्ट होने लगा। तो ये देखो आपको थोड़ी दिक्कत भी हो रही होगी टू एडजस्ट टू माय हैंडराइटिंग ऑब्वियसली, बट दिस इज जस्ट अ रिविजन वीडियो, ओके? तो इफ यू हैव नॉट स्टडीड बिफोर, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, this is only for revision purposes, all right? So let's move further. Yes. हाँ, तो यहाँ पे देखिए सिविल अपराइजिंग्स बिफोर द वॉर ऑफ 1857, ओके? पहले था सन्यासी रिवोल्ट फ्रॉम 1763 टू 1800। कहाँ पे हुआ था सन्यासी रिवोल्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार एंड बंगाल में, ओके? तो ईस्टर्न पार्ट में बिहार एंड बंगाल में। कौन-कौन थे सन्यासी रिवोल्ट में? मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देबी चौधरानी। वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे पीवाईक्यू आ गया, मैंने लिखा नहीं होगा यहाँ पे पर इट्स द क्वेश्चन, ओके? सन्यासी रिवोल्ट में देवी चौधरानी थी। उसके बाद रेबेलियन इन मिदनापुर एंड दलभूम, ओके, इन 1766 टू 67। तो वी कैन सी द डेट्स, ये सारे 1857 से पहले हैं। ये कहाँ पे हुआ था? रेबेलियन इन मिदनापुर तो ऑब्वियसली सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में है। और कौन थे यहाँ पे? दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ जो है धल, ओके, जगन्नाथ धल। इसके बाद देखिए रिवोल्ट ऑफ आई थिंक दिस इज मोनारिज समथिंग, आई एम नॉट श्योर, ओके, आई एम सो सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। ओके, 1769 टू 99 में आई विल जस्ट चेक। Okay, it is Moa Moria. Okay, I'm so sorry. Revolt of Moa Morias was there in Assam and Bangladesh. Okay, 1769 to 99. इसमें कौन थे? कृष्ण नारायण जी यहाँ पे थे। इसके बाद देखिए रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। ओके, यहाँ यहाँ ये एरिया था नॉर्दर्न सरकार्स में। कौन थे? विजयराम रोजे, ओके, या फिर उनको चिन्ना विजयरामा राजू भी कहा जाता था। इसके बाद रिवोल ऑफ बेडनूर हुआ था 1797 टू 800 में, कर्नाटक में हुआ था ये। धुंडिया वाघ यहाँ पे जो है पर्सनालिटी थे। इसके बाद देखिए सिविल रिबिलियन ऑफ अवध हुआ था 1799 में यूपी में, ओके, हु वाज द पर्सन? वाजिर अली खान, ओके, वाजिर अली खान। इसके बाद हमने इनका नाम भी ऊपर पढ़ा है, राइट? इसके बाद देखिए गंगाराम एंड गुमसुर, ओके, गंगाराम एंड गुमसुर 1800 में एक बार हुआ था और फिर से जाके आगे जाके 1935 एंड 37 में भी यहाँ पे हुआ था, ठीक है? इन ईस्टर्न ओडिशा में कौन थे यहाँ पे? स्त्रीकारा भंज, ओके, सॉरी, धनंजय भंज एंड दूरा बिसाई यहाँ पे थे। इसके बाद देखिए पार्लाकी मेडी आउटब्रेक, ओके, पार्लाकी मेडी आउटब्रेक हुआ था 1813 टू 34 में उड़ीसा में। नारायण देव एंड गजपति देव यहाँ पे थे। इसके बाद पाइका रिबेलियन, वेरी इंपॉर्टेंट, पाइका रिबेलियन 1817 में हुआ था उड़ीसा में। बख्शी जगबंधु विद्याधर, ओके, एंड मुकुंद देव एंड दीनबंधु संतरा वर देयर इन पाइका रिबेलियन। इसके बाद अहोम रिवोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1828 असम में हुआ था। यहाँ पे कौन थे? गोमधर कोनवार एंड महाराजा पुरंदर सिंह, नरेंद्र गदाधर सिंह एंड कुमार रूपचंद भी थे। उसके बाद सूरत सॉल्ट एजिटेशंस 1844 में गुजरात में हुए थे। अटैक्स ऑन यूरोपियंस, सॉल्ट ड्यूटी के लिए ये हुआ था। इसके बाद वहां भी मूवमेंट हुआ था, वहां भी मूवमेंट 1830 का, 1830 टू 61, बिहार, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में हुआ था। इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था स्टार्टेड बाय सैयद अहमद ऑफ बरेली, है ना, राय बरेली। इसके बाद देखिए कुका मूवमेंट हुआ था 1840 टू 72 में, पंजाब में हुआ था। ये रिलीजियस मूवमेंट था विच टर्न इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ओके। भगत जवाहर माल थे यहाँ पे। फिर राम सिंह थे, ही वाज डिपोर्टेड टू रंगून फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद देखिए जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था 1856 में बाय लॉर्ड कैनिंग, ओके। ये किसके लिए था? रिक्रूटमेंट टू बंगाल आर्मी, अंडरटेकिंग टू सर्व एनीवेयर, ठीक है।
एक अंडरटेकिंग भी लिया गया था कि आपको कहीं पर भी ड्यूटी में डाल सकते हैं। ओके, सी से आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा और कास्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए रिवोल्ट स्टार्टेड एट मीरठ। ओके, 1857 का ये एनडीए 2016 का ये क्वेश्चन रह चुका है। रिवोल्ट स्टार्टेड एट मीरठ। ओके, और यहाँ पे क्या है, मंगल पांडे। ओके, he belonged to 34th Native Infantry. He was executed on April 8th and regiment okay April 8 पे, and his entire regiment was disbanded. Okay, तो मंगल पांडे ने किया क्या था, he had fired at the sergeant major at बराकपुर। ओके, बराकपुर में he had fired, that's why he was executed on April 8। अभी तारीख गई है रिसेंटली, है ना, कल ही। इसके बाद देखिए दिल्ली में क्या हुआ था, लोकल इन्फेंट्री। ओके, दिल्ली में लोकल इन्फेंट्री ने किल किया था किसको, साइमन फ्रेजर को। ही वाज अ पॉलिटिकल एजेंट। ओके, तो यहाँ पे साइमन फ्रेजर को भी मारा गया था। इसके बाद देखिए स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 के रिवोल्ट का। दिल्ली में देखिए कौन थे, बहादुर शाह एंड जो है जनरल बख्त खान थे। ओके, इसके बाद कानपुर से कौन थे, नाना साहेब, और सर ह्यू व्हीलर सरेंडर्ड एंड ही वाज किल्ड। ओके, इसके बाद लखनऊ में देखिए बेगम हजरत महल थी। ओके, उनका उनके सन थे बिरजिस कादिर। ओके, दे वर द नवाब। ओके, एंड सर हेनरी वाज किल्ड ड्यूरिंग दिस। ओके, उसके बाद बरेली में कौन थे, खान बहादुर। बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह थे, जमींदार ऑफ जगदीशपुर थे ये। ही जॉइंड द सीपॉइज एट अर्रा फ्रॉम दीनापुर। ठीक है, इसके बाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। ओके, उनको डंका शाह कहा जाता था, और ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ चिनहट। देखिए यहाँ पे सीडीएस का क्वेश्चन रह चुका है, सीडीएस 2019, सीआईएसएफ एग्जाम 2022, और सीडीएस फिर से 2 का भी ईयर नहीं लिखा है मैंने, पर 2 बार सीडीएस में ही ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, ही वाज कॉल्ड एज डंका शाह एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ चिनहट, वेरी इंपॉर्टेंट, ही बिलोंग टू फैजाबाद। ठीक है, इसके बाद देखिए झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई प्लस उनके साथ कौन थे, जो है तात्या टोपे भी थे। ओके, हियर ले अ वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स, ये किसने कहा है, झांसी की रानी के बारे में ह्यू जो है रोज ने कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का भी कोट याद आना चाहिए। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान का भी कोट है ना। इसके बाद ह्यू रोज ने तो इनको ये वाला कोट बोला था। इसके बाद देखिए शाह महल के बारे में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, मैंने बहुत देखा है, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लोकल विलेजर इन परगना जो है बैरेंट, सॉरी बरौत होगा ये, हाँ, परगना बरौत इन यूपी। मेरी हैंडराइटिंग पता नहीं, दिखने में तो अच्छी दिखती है पर मुझे ही समझ में नहीं आती। ठीक है, सॉरी। ऑर्गेनाइज्ड हेडमेन एंड पीजेंट्स ऑफ 84 विलेजेस, शाहमल ने क्या किया था, ऑर्गेनाइज्ड हेडमेन एंड पीजेंट्स ऑफ 84 विलेजेस, और उसको क्या कहा जाता है, 84 देश। चौर मतलब 4 और 80 है ना, 80, 84 देश। ये सीआईएसएफ 2020 के पेपर में पूछा गया था। इनका क्या था, हेडक्वार्टर्स एट बंगलो ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो यमुना रिवर के पास था। और व्हाट डिड ही डू, he turned that, okay, bungalow of irrigation department into hall of justice। हाँ हाँ, इसीलिए ये फेमस है। ठीक है, शाहमहल, he turned this bungalow of irrigation department पूरा पूरा into hall of justice for resolving disputes। ठीक है, और इनका क्या था, इंटेलिजेंस नेटवर्क भी था शाहमहल का उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाँ, उन्होंने क्या किया, किल्ड बाय इंग्लिश ऑफिसर ड्यूनलैप। ओके, 1857 में शामल को मारा था ड्यूनलैप ने 1857 में, एंड उनके पीसेस जो थे डिस्प्लेड ऑन जुलाई 21, 1857 टू टेरिफाई द पीपल पब्लिक। ओके, तो ड्यूनलैप ने उनको मारा था और उनके बॉडी के पीसेस डिस्प्ले के लिए, टेरर लाने के लिए डिस्प्ले किया था जुलाई 21, 1857 को। ठीक है, शाहमल के बारे में। इसके बाद कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट में। पक्का क्वेश्चन होता है, सीएसई में भी पूछा है, हर एक एग्जाम में पूछा है। यहाँ पे सीडीएस और 2010 2012 का लिखा हुआ है मैंने, पर मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कौन को किस किसने नहीं पार्टिसिपेट किया था, बिग जमींदार, अवध के तालुकदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स ओनली। ओके, फिर एजुकेटेड इंडियंस, उसमें से फिर रूलर्स में से
सिंधिया ऑफ ग्वालियर ने नहीं पार्टिसिपेट किया, होलकर ऑफ इंदौर, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध, महाराजा ऑफ कश्मीर एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इन लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, ओनली 1/4 ऑफ एरिया वाज अफेक्टेड बाय 1857 रिवोल्ट एंड 1/10 ऑफ पॉपुलेशन वाज अफेक्टेड। ये थोड़ा सा वहाँ का डेटा है, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर क्या था, एंटायर रिवोल्ट, ओके, में क्या था, कंप्लीट कोऑपरेशन था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स एट ऑल लेवल्स। देखिए आपको गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट दे भी सकती है यूपीएससी कि देयर वर फैक्शंस, ओके, अमंग हिंदू एंड मुस्लिम जो है पॉपुलेशंस, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 1857 के पूरे रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम में क्या था, कंप्लीट कोऑपरेशन था। एग्जाम्पल देखिए, नाना साहेब हैड अजीमुल्ला एज एडी प्लस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट, ठीक है। नाना साहेब के कौन थे, खास अजीमुल्ला थे। लक्ष्मीबाई के जो ट्रूप में अफगान सोल्जर्स भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बातें पता चल रही है। इसके बाद देखिए मैंने कुछ कुछ कोड्स वगैरह ऐड किए हैं, दीज बिकम इम्पोर्टेंट। अ होली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट, ऐसा किसने कहा 1857 के बारे में, सर जॉन सीले ने कहा। इसके बाद मिलिट्री आउटब्रेक था बस, ऐसा कहा डॉक्टर के दत्ता ने। इसके बाद सावरकर जी क्या कहते हैं, प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ओके, प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस कहा गया वीडी सावरकर ने उनके बुक में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से ये भी हमें पता चल गया कि वीडी सावरकर की बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद began as fight for religion but ending as war of independence, किसने कहा, डॉक्टर एस एन सेन ने। इसके बाद नॉट फर्स्ट नॉट नेशनल नॉट वॉर ऑफ जो है इंडिपेंडेंस, लार्ज पार्ट्स रिमेन्ड अनअफेक्टेड, ये किसने कहा है, डॉक्टर आर सी मजूमदार ने। इसके बाद फ्यूडल अपराइजिंग प्लस लिटिल नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स है, ओके, फ्यूडल अपराइजिंग कहा गया किसने, देखिए इंपॉर्टेंट, ये हम नहीं पता होता है, जवाहरलाल नेहरू, ही रोट इट इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें सिर्फ सावरकर जी की या फिर आर सी मजूमदार की ही बुक्स पता होती हैं, ऑलराइट। तो ये याद रखना कि फ्यूडल अपराइजिंग प्लस लिटिल नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, हिज बुक। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया अगस्त 2 1858 में, डिक्लेयर्ड है ना, जो क्वींस प्रोक्लेमेशन हम कहते हैं ना, वही उसी को एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया, ठीक है, ऑफिशियली। तो उसमें क्या हुआ, डिक्लेयर्ड क्वीन विक्टोरिया एज द सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ इसी एक्ट के तहत, है ना, 1858 का जो हम क्या कहते हैं, एक्ट भी कहते हैं, राइट। एक मिनट, हाँ, आई थिंक यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी क्या कहा जाता है इसको, 1858 का। तो वहां पे क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ, ठीक है, फाइनल डिसीजन इन्हीं के पास था, जो भी एक्ट्स वगैरह पॉलिसीज है, ठीक है। एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, प्लस इनके साथ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स रखा गया एडवाइजरी नेचर के लिए। उसके बाद अजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ग्रेट ब्रिटेन, ओके, एंड ये अनाउंस किसने किया था, बाय लॉर्ड कैनिंग एट अलाहाबाद दरबार, ठीक है, इलाहाबाद दरबार अरेंज किया था लॉर्ड कैनिंग ने, वहां पे क्वीन को बुलाया गया था, है ना। तो यहाँ पे आए क्वींस प्रोक्लेमेशन नवंबर 1 1858 को, क्वींस प्रोक्लेमेशन नवंबर 1 1858। नवंबर 1 को किस स्टेट का स्टेट डे होता है, आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। तो क्वींस प्रोक्लेमेशन में क्या हुआ, to disclaim any intention of annex Indian states plus respect dignity and rights of native princes, ठीक है। इसके बाद yes to old Indian rights, okay, customs and practices, ये हुआ। उसके बाद और क्या हुआ, गवर्नर जनरल को, इम्पोर्टेंट है, गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय डिक्लेयर किया गया। उसके बाद प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर जो है ब्रिटिश क्राउन, ये सीएससी 2014 का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए रिस्पेक्ट डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ नेटिव प्रिंसेस से क्या हुआ, क्यों क्यों उनको रिस्पेक्ट दी, आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन पैरामाउंसी, ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ क्वींस प्रोक्लेमेशन में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम ब्रिटिश जो है ऑफिशियल्स। और क्या हुआ, इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ टू ऑल इंडियंस प्लस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन जो है गवर्नमेंट सर्विसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस और क्रीड। तो ये थोड़ा इक्वालिटी लाने के तरफ ये क्वींस प्रोक्लेमेशन भी था, ओके। इसके बाद देखिए
आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया और आइडिया ऑफ डिवीजन एंड काउंटर पॉइज निकाला गया, ठीक है, डिवीजन एंड काउंटर पॉइज। यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज करने लगे क्योंकि इंडियंस को रखे तो वो दगाबाज निकल रहे थे, मतलब या फिर थ्रेट निकल रहे थे ब्रिटिश लोगों के लिए, इसलिए यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज किया गया। और अंडर व्हाट द आर्मी अमालगमेशन स्कीम ऑफ 1861, ओके, काउंसिल्स एक्ट भी है यहाँ पे, है ना, 1861 का। तो आर्मी अमालगमेशन स्कीम 1861, यहाँ पे क्या था, डिवीजन डिवाइड एंड रूल अडॉप्ट यहाँ से ही हुआ था, ठीक है। आर्मी अमालगमेशन स्कीम 1861 याद कर लो। तो इससे क्या हुआ, सेपरेट यूनिट्स वर मेड बेस्ड ऑन व्हाट, कास्ट और कम्युनिटी और रीजन के बेसिस पे। तो ऊपर ऊपर क्या बोला गया, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी करेंगे, और किया क्या उन्होंने, एक्चुअली में डिवाइड कर दिया कास्ट और कम्युनिटी रीजन के बेसिस पे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मार्शल रेसेस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल रेसेस पे बहुत पीवाईक्यूज हैं। मार्शल रेसेस, और उसमें कहाँ से सोल्जर्स लिए, पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब हट्टे कट्टे लोगों को वो लोग अपने आर्मी में लेने लगे फ्रॉम पंजाब, नेपाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उसके बाद यहाँ पे यूरोपियंस, यूरोपियंस देखिए विजिट्स, यूरोपियंस मेड रेगुलर विजिट्स, ठीक है, फ्रॉम इंग्लैंड, ओके, लिंक्ड बटालियन स्कीम भी निकाली गई, हायर पोस्ट वर रिजर्व फॉर यूरोपियंस, ठीक है। इसके बाद देखिए कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म, कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म, ये किसने कहा, थॉमस मेटकाल्फ ने, है ना। इंडियंस वर बियॉन्ड रिफॉर्म ऐसे बोला गया, बहुत नेगेटिव। तो ये किसने कहा, जो है थॉमस मेटकाल्फ ने। इसके बाद देखिए आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन था, अगस्त 25 1857 में आया था, या फिर इसको आजमगढ़ मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे 2 स्टार मार्क लगाए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन निकल गया था बाय फिरोज शाह इन दिल्ली गैजेट, ठीक है, फिरोज शाह इन दिल्ली गैजेट। और फिरोज शाह कौन थे, ग्रैंडसन ऑफ जो हमारे जाफर थे ना, बहादुर शाह जाफर, उनके ग्रैंडसन थे ये, ओके। तो he gave this on the return of बादशाही, रिटर्न ऑफ बादशाही मतलब दिल्ली में फिर से बादशाह का रूल आने लगा, ठीक है। डिक्लेरेशन बाय द रिबेल्स ऑफ 1857, ओके, अपील्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड सपोर्ट अगेंस्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये अगस्त 25 की बात है 1857 की, ठीक है। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में ये याद रखना है, रिटर्न ऑफ बादशाही के बारे में ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है। जस्ट फैक्ट्स अभी हम उतना ही याद करेंगे, है ना। इसके बाद देखिए इश्तहार्स के बारे में है, एनडीए 2021 में क्वेश्चन है। इश्तहार्स क्या थे, issued during revolt of 1857, these were the proclamations, okay, they glorified the coexistence of different communities under the मुगल एम्पायर, ठीक है। तो इश्तहार्स में क्या है, मुगल एम्पायर की इमेज अच्छी की गई यहाँ पे, क्योंकि ग्लोरीफाई किया गया को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। इसके बाद देखिए कॉजेज ऑफ और मेजर्स ऑफ फॉर डिसकॉन्टेंट, ओके, सीएपीएफ 2011 में पूछा गया है, डिसकॉन्टेंट के कॉजेज या फिर मेजर्स, ठीक है। डलहौजी का पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके वजह से डिसकॉन्टेंट था। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड जो है टेलीग्राफ, टेलीग्राफ को तो तार, शापित तार कहा जाता था, है ना। और रेलवेज में बैठने से भी लोग डरते थे, तो कहीं ना कहीं वो डिसकॉन्टेंट लोगों में था। फिर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किया था, ये जो है अपने कौन, नॉट अपने, सॉरी, ब्रिटिश लोगों ने एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन ऑफ रूलर्स किया गया था। देयर वर नो एजुकेशनल रिफॉर्म्स बैक देन ना तब। उसके बाद डलहौजी ही मेड डिपार्चर फ्रॉम इंडिया एंड ही जॉइंड वॉर वगैरह, ठीक है, मतलब जो फॉरेन में वॉर चल रहा था वहां पर भी ही वेंट। तो दीज वर द कॉजेज फॉर डिसकॉन्टेंट। इसके बाद फैक्ट्स कुछ लिखे हैं, रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया, देखिए ये सीडीएस 2010 का क्वेश्चन है, साउथ इंडिया में ये रिवोल्ट पहुंचा ही नहीं 1857 का, ओके। अजनाला इन 2014, अजनाला में क्या मिला, 2014 में मॉर्टल रिमेन्स मिले फ्रॉम ऑफ व्हाट, इंडियन सोल्जर्स ऑफ 1857, ओके, एक्सह्यूम फ्रॉम अ वेल। तो एक बावड़ी में, या फिर आप क्या कहते हैं, कुएं में, ठीक है, कुएं में से मॉर्टल रिमेन्स मिले ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑफ 1857, कहाँ पे, अजनाला में, ऑफ 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेवी इन्फेंट्री, ओके। ये देखिए सीएपीएफ 2014 का भी ये क्वेश्चन रह चुका है, 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेवी नेटिव इन्फेंट्री इन अजनाला। इसके बाद देखिए सेंटर ऑफ रिवोल्ट अयोध्या था क्या, ठीक है। तो अयोध्या नहीं था, कौन-कौन से थे, हमने देखी है ये चीज़ें ना, आगरा, दिल्ली, कानपुर, एक्सेट्रा, हमने लिस्ट देखी है। तो ऑप्शन में अयोध्या भी दिया था, तो वो नहीं है, ठीक है।
CDS 2020। तो अयोध्या तब न्यूज में था ना राम मंदिर की वजह से, तो उन्होंने अयोध्या भी डाल दिया था। तो ऐसे क्या करता है, एग्जामिनर माइंडसेट से खेलता रहता है। ठीक है, इसके बाद बंगाल और आर्मी प्रोमिनेंटली रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857। ये बस फैक्ट्स है। ठीक है, इसके बाद द कमीशन ऑफ 1859 एंड 1879, ओके, दे वर बेस्ड ऑन व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ वन थर्ड व्हाइट आर्मी। ओके, वन थर्ड व्हाइट आर्मी। एंड पहले क्या था, 1857 के पहले क्या था, ओनली 14% पीपल वर, व्हाइट पीपल वर इन देयर आर्मी। ठीक है, तो अभी क्या किया गया, वो बढ़ा के 14 से 33.33% कर दिया। और उसको क्या कहा गया, डोमिनेशन ऑफ यूरोपियन ब्रांच, है ना, क्योंकि वो कहने लगे कि इंडियन सोल्जर्स आर नॉट ट्रस्ट वर्दी एनीमोर, ऐसा उनको लगा आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। इसके बाद देखिए, लाइसेंसिंग एक्ट आया 1857 का। ओके, इम्पोज लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बाय मेटकाल्फ एक्ट। ओके, तो ये बहुत नेगेटिव एक्ट था, है ना, लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे इन एडिशन टू जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो ये इंडस्ट्रीज को वगैरह क्या, हैंडीक्राफ्ट्स को वगैरह क्या है, एक बैकफुट पे लाता है इसकी वजह से। फिर गवर्नमेंट हैड द राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन, है ना, एंड सर्कुलेशन ऑफ एनी बुक, न्यूज़पेपर और प्रिंटेड मैटर, बोलो, है ना। तो इसको ये इसमें से क्या, ये किसके फीचर्स है, लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 ब्रॉट बाय व्हाट, उसको मेटकाल्फ एक्ट भी कहा जाता था। इसके बाद देखिए 1857 में यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास वर सेटअप। ठीक है, 1857 में, और उनमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन ऑल प्रोविंसेस निकाला गया। ओनली 3 मेडिकल कॉलेजेस थे एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। रिमेंबर, 3 मेडिकल कॉलेजेस एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ निकाला गया था, रूरकी में। जो IIT रूरकी है ना, वही है ये फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज एट IIT रूरकी। और ये जो दोनों भी थे, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग, दिस वर ओपन ओनली टू यूरोपियंस एंड यूरेशियंस। देखें, तो खुद के फायदे के लिए ही इन्होंने लगाया है। ठीक है, ये मतलब ये चीजें बनाई हुई है। इसके बाद देखिए, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन क्या है, 1813 टू 1857 तक ये चीज थी, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। Indian states were supposed to act in subordinate cooperation with British government एंड एक्नॉलेज इट्स सुप्रीमेसी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबॉर्डिनेट बनना है और ब्रिटिश को कोऑपरेट करना है हर चीज में। ओके, और ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को भी एक्नॉलेज करना है, ऐसा इस पॉलिसी में कहा गया है। फिर इंडियन स्टेट्स रिटेन्ड ओनली इंटरनल सॉवरेनिटी। मतलब भाई, आपके फॉरेन अफेयर्स हो या कुछ भी हो, मतलब बड़े बड़े डिसीजंस हो, आपके मॉनिटरी चीजें हो, तो वो सारा ब्रिटिश के हाथ में आपने सौंप दिया, इसका यही मीनिंग है। इसके बाद देखिए, पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन क्या है, 1857 टू 1935 तक चला सबॉर्डिनेट यूनियन। अभी ये सबॉर्डिनेट आइसोलेशन था और ये सबॉर्डिनेट यूनियन है। ठीक है, तो ये ट्रैप हो सकता है, जस्ट रिमेम्बर, ये आफ्टर 1857 आया था सबॉर्डिनेट यूनियन। ओके, प्रिंसेस एंड स्टेट्स वर पार्ट ऑफ द यूनियन बट एट सबॉर्डिनेट पोजीशन। ठीक है, तो प्रिंसेस एंड स्टेट्स या फिर प्रिंसली स्टेट्स भी कहा जा सकता है इनको, दे वर द पार्ट ऑफ यूनियन बट उनको भी सबॉर्डिनेट पोजीशन में रखा गया। तो इसमें सबॉर्डिनेट पोजीशन क्या मीनिंग क्या था, उनको एनेक्स नहीं किया जाएगा, नॉट एनेक्स। ओके, पर उनका क्या है, कंप्लीटली डिपेंडेंट स्टेट बनाया गया उनको ब्रिटिश पे। ठीक है, तो एनेक्स नहीं करेंगे, पर काइंड ऑफ आपको बफर ही हम रखेंगे। ठीक है, प्रिंसेस एंड स्टेट्स, देयर रूल वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द क्राउन, ऐसा बोला गया, मतलब आपको इंटरनल सॉवरेनिटी है, हम ये आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं। ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन देयर इंटरनल मैटर्स। ओके, ये भी करने लगे वो लोग सबऑर्डिनेट यूनियन में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यस, गवर्नर जनरल्स के बारे में। अभी हम पेज नंबर 5 पे ही है। गवर्नर जनरल्स के बारे में है, फर्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑब्वियसली 1773 टू जो है 1785। ओके, ही ब्रॉट व्हाट, कंजर्वेटिव टूल सॉरी कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट। किसका था, वॉरेन हेस्टिंग्स का। और इनके साथ इस स्कूल से कौन कौन बिलोंग करते थे, जो हमारे मुनरो है, एल्फिस्टन है, मेटकाल्फ ऑब्वियसली हमने देखा कंजर्वेटिव, फिर एडमंड बर्क है। ओके, जो थॉमस मुनरो थे, है ना, वो भी थे इसमें, और एडमंड बर्क थे। ओके, कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट से। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, राइट। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीम काउंसिल। ओके, and in 1781 Warren Hastings established Calcutta Madrasa also, remember that. Okay, तो ये थे वो फर्स्ट गवर्नर। therefore India's first de facto गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स।
ही एंडेड द डुअल सिस्टम और गवर्नमेंट एट बंगाल। ओके, डुअल सिस्टम इन्होंने एंड किया था 1765 टू 72 में। ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। हेस्टिंग्स रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वडगांव। ओके, एंड सालबाई वाज साइंड, ओके, एंड रैटिफाइड बाय हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद हेस्टिंग्स की है रिंग फेंस पॉलिसी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स। मैंने एक बार ये क्वेश्चन रॉन्ग किया था इसका आंसर, पर अभी मुझे याद हो गया है ये। एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन्स टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स। ओके, वाज अ पॉलिसी ऑफ डिफेंस ऑफ देयर नेबर्स फ्रंटियर्स फॉर सेफगार्डिंग देयर ओन टेरिटरी, ऐसा उसका मीनिंग था। तो एग्जाम्पल कौन सा था? अवध, अवध को उन्होंने क्या बनाया था? बफर स्टेट बनाया था। ही वाज आल्सो looking after the Sannyasi revolt, okay, 1763 to 1800. He I think B यहाँ पे missing है, subdued the sannyasis, okay. सन्यासी रिवोल्ट को फकीर रेबेलियन भी कहा जाता है, ठीक है। he also founded I think Asiatic Society of Bengal। इसके बाद ये underwent impeachment proceedings in British Parliament। देखिए, ये एनडीए का क्वेश्चन है 2023 का। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ही अंडरवेंट व्हाट? इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके बाद देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा, एक मिनट, हाँ, मीट एक्सपेंसेस अगेंस्ट मराठास एंड मैसूर टू अर्न मनी, ओके, बाय इन्वॉल्विंग इंग्लिश ऑफिसर्स एज इज सॉरी इजरदार्स, ओके, रेवेन्यू फार्मर्स। तो उसको क्या करना था? ब्रिटिश को फाइट करना था ना मराठा और मैसूर के अगेंस्ट। तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना? तो ही व्हाट डिड ही डू? इन्वॉल्व जो है इंग्लिश ऑफिसर्स एज इजरदार्स, ओके, रेवेन्यू फार्मर्स इन अवध। तो वहां से रेवेन्यू आने लगा, तो इनडायरेक्टली अवध वो स्पॉन्सरिंग, ओके। उसके बाद 1781 में एट गोरखपुर जो है भरेचंद बस्ती, ओके, 22 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर, ऐसा ये जो है सेट किया गया था। और दिस वाज अ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, ओके, इजरदार्स वगैरह बनाना, पैसा खींचना, दिस वाज अ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। शायद इसी के लिए जो है इम्पीचमेंट लगा होगा इनके लिए। उसके बाद ड्यूरिंग हिज टाइम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 केम, है ना, बंगाल में, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, ओके। तो यहाँ पे मेजोरिटी रूल से सब कुछ डिसाइड होता था। Warren Hastings and 4 other members were named in the act. Okay, later ones to be appointed by the company. इसके बाद देखिए पुलिस सिस्टम लाया उसने 1770 का। इंस्टीट्यूशन ऑफ फौजदार्स एंड आमिल्स, ओके, इंस्टीट्यूशन ऑफ फौजदार एंड आमिल्स वर जो है एबॉलिश्ड इन 1774। वॉरेन हेस्टिंग्स रिस्टोर्ड जो है फौजदार्स सुपर सप्रेशन ऑफ डकॉइट्स के लिए, ओके। तो ही रिस्टोर्ड फौजदार दोस्तों। इसके बाद देखिए रिफॉर्म्स आने लगे। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत अंडर कलेक्टर लाया गया, ओके, जो हिंदू और मुस्लिम लॉ से जो है डील करते थे। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत और इसका अपील कहा जाता था सदर दीवानी अदालत में। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत निकाला गया फॉर क्रिमिनल डिस्प्यूट्स अंडर एन इंडियन ऑफिसर, प्लस वहां पे काजीज एंड मुफ्तीज भी थे, है ना, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली मुगल रूल था, तो यही हमें लॉ दिखेंगे ना काजीज और मुफ्तीज के साथ, ओके। तो यहाँ पे कलेक्टर भी था सुपरविजन के लिए, ओके। कैपिटल पनिशमेंट प्लस प्रॉपर्टी भी जो है जो केसेस है कैपिटल पनिशमेंट और प्रॉपर्टी के, वो कहाँ जाते थे? सदर निजामत अदालत के पास। तो क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, और जो कैपिटल पनिशमेंट और प्रॉपर्टी का है वो सदर निजामत अदालत, ठीक है। और जो ये सारी चीजें हैं डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, वो कलेक्टर के अंडर थे, जो नॉर्मल लॉज के साथ जो है डील करते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके, 1786 टू 93, ओके। ही वाज नाइटेड, ओके, नाइटहुड का उनको खिताब दिया था, है ना, नाइटेड इन 1786। ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस कमांडर इन चीफ, ओके। सेम ईयर में इनको क्या मिला था? दोनों पोजीशंस मिले थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड कमांडर इन चीफ। ही वाज देयर इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड he made टीपू सुल्तान वगैरह टू साइन व्हाट? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम। उसके बाद एक्ट ऑफ 1786 इन्होंने यहाँ पे निकाला। बोथ पावर्स जो है गवर्नर जनरल प्लस जो है कमांडर इन चीफ प्लस ओवरराइड काउंसिल्स डिसीजन, ये उनको पावर मिला। किसको? कॉर्नवालिस को। वो गवर्नर जनरल भी थे, कमांडर इन चीफ थे, और एक और पावर मिल गया, ओवरराइड करना है काउंसिल का डिसीजन,
ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग प्लस ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विसेज। देखिए, तो ऑर्गेनाइजर जो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लाया था। प्लस ट्राई टू चेक करप्शन, है ना, फेमस है ये, हम पढ़ते रहते हैं। तो हाउ डिड ही डू दैट? ही इंक्रीज द सैलरी ऑफ जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ही ब्रॉट स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट जो है प्राइवेट ट्रेड। ही सेड नो टू प्रेजेंट्स, एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स, ब्राइब्स वगैरह। ही डिड प्रमोशंस थ्रू सीनियोरिटी वगैरह। ठीक है, इसके बाद देखिए, एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट, ऐसा इसने बोला। बहुत बुरी बात बोली है ये, एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट। फिर 1791 में ऑर्गेनाइज्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ही ऑल्सो मॉडर्नाइज देम। ओके, थानास निकाले उसने। थाना, थाना मतलब क्या है, सर्कल्स होते हैं अंडर अ दरोगा। तो अभी भी ये टर्म चलता रहता है, दरोगा, है ना, नॉमिनेटेड बाय जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, तो दरोगा जो है यहाँ पे थानाज में लगाए गए। और डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू थानाज ऑफ 20 to 30 माइल्स स्क्वायर। ओके, ये जो ईपीएफओ का एक पेपर होता है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, उसका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हु डिड दैट? थानाज वगैरह दरोगा लगाए अंडर डीएम, किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो उनके रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स उन्होंने क्या किया? अबॉलिश किया। ठीक है, फौजदारी कोर्ट्स अबॉलिश किया। और ही ब्रॉट इन सर्किट कोर्ट्स एट कलकत्ता, डक्का, मुर्शिदाबाद एंड पटना। ठीक है, यूरोपियन जजेस डाले वहां पे एंड अपील बोथ टू काउंसिल एंड क्राउन। ये किया गया, सर्किट कोर्ट से आप काउंसिल के पास भी जा सकते हैं, क्राउन के पास भी जा सकते हैं। फिर उसने क्या किया? सदर निजामत अदालत, जो हमने वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे पढ़ी, ओके, ही शिफ्टेड दैट टू कलकत्ता, पुट अंडर गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम काउंसिल। ये उसने किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत ऊपर पढ़ा था हमने, है ना, डिस्ट्रिक्ट सिटी और जिला कोर्ट इसको कहा गया। ठीक है, और जो है आई थिंक दिस इज डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर ये डाला। ठीक है, फिर कलेक्टर वाज देयर ओनली फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सिंस कलेक्टर वाज अलार्म्ड विद एक्सटेंट ऑफ पावर इन अ डिस्ट्रिक्ट जो है काउंसिल है, क्योंकि कलेक्टर के पास बहुत पावर आ गया था। तो उनको क्या किया उसने? बस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का ही रख दिया, क्योंकि वो ऊपर हमने देखा कि जो है थोड़े जुडिशियल फंक्शंस भी थे। इसके बाद देखिए, ग्रेडेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स ने एस्टेब्लिश किया इन्होंने, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम लॉज के लिए। इसके बाद कॉर्नवालिस कोड आया था, नाम से ही पता चल रहा है। सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का किया यहाँ पे। फिर यूरोपियन सब्जेक्ट्स ब्रॉट अंडर जुरिस्डिक्शन। देखिए, यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी जुरिस्डिक्शन के अंडर लाया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आंसरेबल टू सिविल कोर्ट्स। एक्शंस डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी आंसरेबल रहना था। कितना ग्राउंड पे हुआ ये पता नहीं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। इसके बाद कॉर्नवालिस ने लाया यहाँ पे, देखिए, परमानेंट सेटलमेंट। ओके, ऑन व्हाट? आई थिंक फिलिप फ्रांसिस जो है, इन्होंने रेकमेंड किया था परमानेंट सेटलमेंट। फिलिप फ्रांसिस ने रेकमेंड किया था कॉर्नवालिस को इन 1776। आई थिंक ये 2025 में एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी है सीएससी का, कॉर्नवालिस और परमानेंट सेटलमेंट का। आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन नंबर, but I have seen it. Okay. Cornwallis set up a committee with council plus sorry, Cornwallis ही था, C for Cornwallis. Okay. Cornwallis था उस कमिटी में। फिर सर जॉन शोर थे, प्लस उनके साथ जेम्स ग्रांट भी थे। ओके, नंबर ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स ऑफ ब्रिटिश इनको कहा जाता था। ही फेवर्ड द लैंड ओनरशिप टू जमींदार। ये काउंसिल ने क्या किया? फेवर किया लैंड ओनरशिप टू जमींदार। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, हाँ सॉरी, सर जॉन शोर, ही वाज द फोर्थ वन। ओके, सर जॉन शोर फ्रॉम 1793 टू 1798 पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन निकाला इन्होंने। और उसी दौरान मराठास इन्वेजन ऑन निजाम हुआ था। ही वाज देयर इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आल्सो। ही वाज ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ही इसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप इन 1798 विद नवाब ऑफ अवध किन्होंने की थी? सर जॉन शोर ने की थी। इसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, आर्थर वेलेस्ली वाज हिज ब्रदर। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली जो है। इसके बाद 1789 से 1805 तक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, एनडीए का एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखिए, 6 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, army accounted for 42.5% of company's total expense during his time. Okay, Wellesley में एनडीए का क्वेश्चन है। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली ही वाज अपॉइंटेड व्हेन ब्रिटिश were in war with France। फ्रांस के साथ तो बहुत साल का वॉर चला ना।
तो ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली क्या हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली को अपॉइंट किया था। ही वाज इंपीरियलिस्ट इन हिज मेंटालिटी, है ना, इंपीरियलिस्ट मतलब एम्पायर बनाना है उनको। फिर एग्रेसिव एप्लीकेशन ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, ये किसने कहा, बीएल ग्रोवर जी ने कहा है कि वेलेस्ली ने क्या किया, एग्रेसिव एप्लीकेशन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ही आल्सो एक्सटेंडेड द रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ हेस्टिंग्स, है ना। So he was there in Fourth Anglo-Mysore War. He made them sign Treaty of Deogaon, Treaty of Surji Anjangaon, Treaty of Rajpur Ghat, फिर Treaty of Bassi, है ना। इसके बाद ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया फॉर फाउंडिंग अ कॉलेज इन जो है कलकत्ता टू ट्रेन कंपनी सर्वेंट्स। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट, आई एम डाउटफुल अबाउट दिस, I'll clear it okay in the end of the video. इसके बाद he came up with censorship of press act 1799। इसके बाद देखिए सब्सिडियरी अलायंस क्या था, अलाइंग इंडियन स्टेट्स रूलर, ओके, कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स, है ना, एंड पे अ सब्सिडी फॉर देयर मेंटेनेंस, ये था। इसके बाद वेलेस्ली कन्वर्टेड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था, वेलेस्ली ओनली। एम क्या था, कीप फ्रेंच फ्रॉम रिवाइविंग एंड एक्सपांडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया। तो यहाँ देखिए फ्रॉम I think Wellesley's time onwards, the defense of India was company's responsibility. ये किसने कहा, सिडनी जे ओवेन ने, okay, in his क्या, he was the author of Wellesley's dispatches. Wellesley requested the Raja of Jaipur to extradite Wazir Ali Khan, okay, जो fourth नवाब of अवध थे, है ना। He also established, यहाँ पे देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ पे उसने क्या किया, ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स किया, ओके, 1800 में, एंड इट वाज क्लोज्ड इन 1802। उसके बाद 1806 में वेलेस्लीज कॉलेज वाज डिसअप्रूव्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ईस्ट इंडिया कॉलेज वाज सेट अप एट जो है हेलीबरी, इंग्लैंड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कॉलेज वाज सेट अप इन इंग्लैंड, तो ये विलियम कॉलेज को डिसअप्रूव किया गया। इसके बाद देखिए आई थिंक हाँ, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है कैसे कैसे एनेक्स किया है। ठीक है, ये जो है जो सब्सिडियरी अलायंस है, तो फर्स्ट स्टेट वाज हैदराबाद, ओके, 1798, और फिर से एक बार 1800 में। तो फर्स्ट स्टेट वाज हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध को 1801 में किया, उसके बाद पेशवा, भोसले ऑफ बेरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, माछेरी, बूंदी, और लास्ट में भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में आई थिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो ये याद रखना है वेलेस्ली के बारे में। इसके बाद Yes. Sir John Barlow है 1805 to 1807. Okay, the only Governor General of India who reduced the size of British territory. तो इन्होंने साइज कम कर दिया ब्रिटिश टेरिटरी का, सिंस ड्राइव फॉर इकोनॉमी एंड रिट्रेंचमेंट चल रहा था तब। तो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस था और रिट्रेंचमेंट चल रहा था, इसलिए बार्लो के टाइम पे क्या हुआ, साइज रिड्यूस हो गया ब्रिटिश टेरिटरी का। एंड ही वाज आल्सो एक्टिव इन वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है, इसके बाद देखिए लॉर्ड मिंटो वन, जो 7 नंबर के थे, लॉर्ड मिंटो वन 1807 टू 1813। ही वाज अ वेल ट्रेन्ड पॉलिटिशियन, ओके, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप विद आमिर्स इसने की। ठीक है, अवध के साथ जो है आई थिंक ऊपर हमने पढ़ा ना, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप जो है अवध के साथ भी हुई थी। तो ये आमिर के साथ टू एक्सक्लूड द फ्रेंच फ्रॉम सिंध, ओके। ही वाज देयर इन अमृतसर ट्रीटी महाराजा रंजीत सिंह के साथ, हरियाणा अपराइजिंग में ये थे। इसके बाद उसी टाइम पे जो है मॉर्ले मिंटो देखो, ये जो है, ये लॉर्ड मिंटो वन, ये पहले इसने किया। ठीक है, इसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसी 1909 में, फिर शिमला डेलीगेशन 1906 में आया था, मुस्लिम डेलीगेशन भी कहा जाता था, और ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए था। इसके बाद देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ओके, अगेन फिर से हेस्टिंग्स आ गया 8 नंबर पे फिर से, ओके, 1813 टू 1823 तक था। फिर एग्रेसिव एंड वॉर मेकिंग पॉलिसीज लाया हेस्टिंग्स। ठीक है, पुट एन एंड टू शोर्स नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, एंडेड न्यूज़पेपर कंट्रोल इन मद्रास, ओके, फाउंडेड रैयतवाड़ी एंड महलवारी सिस्टम्स इन सेंट्रल इंडिया, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। वेरी इंपॉर्टेंट, रैयतवाड़ी और महलवारी किसने लाई, हेस्टिंग्स ने लाई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1816 टू 1818। उसके बाद द ट्रीटी ऑफ सगौली इन 1816 विद नेपाल लाई गई। एस्टैब्लिश्ड जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1818। ठीक है, तो ये हेस्टिंग्स ने फिर से किया। इसके बाद 9 नंबर पे लॉर्ड एमहर्स्ट है 1823 टू 1828, एक्विजिशन ऑफ असम,
ओके, फर्स्ट बर्मीज वॉर में हुआ था 1824 में। ब्रिटिश कैप्चर ऑफ अराकन एंड तेनासेरिम हुआ था तब। बराकपुर म्यूटिनी भी हुआ था 1824 इन्हीं के टाइम पे। संस्कृत कॉलेज एट कलकत्ता निकाला था लॉर्ड एमहर्स्ट ने। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, तो वहां पे क्या साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ यांडाबू, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। फर्स्ट एंग्लो जो बर्मीज वॉर है वहां पे ट्रीटी ऑफ यांडाबू साइन हुआ था। इसके बाद देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, है ना, सबसे फेमस। बेंटिंग 1828 टू 1835। ओके, ही वाज लिबरल इन आउटलुक, ही वाज नॉट इंपीरियलिस्ट वगैरह। तो 1831 में ही टू कंट्रोल ऑफ मैसूर ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। देखिए, अभी कुछ अच्छा बोला और कांड तो ऐसे कर ही देते हैं। तो 1831 में टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। एबॉलिशन ऑफ सती किया उन्होंने। इलीगल एंड पनिशेबल बनाया उनको बाय क्रिमिनल कोर्ट्स एज कल्पेबल होमिसाइड, है ना, ऑब्वियसली इट वाज अ कल्पेबल होमिसाइड ओनली। इसके बाद अबॉलिश द ऑफिस ऑफ एसपी। ओके, किसने किया? विलियम बेंटिंग ने। कलेक्टर टू हेड द पुलिस फोर्स एंड हिज जुरिसडिक्शन वाज देयर। कमिश्नर इन ईच डिवीजन बनाया गया एसपी को। एंड देयरफॉर ही ब्रॉडली रिकॉग्नाइज पुलिस फोर्स, ऑर्गेनाइज पुलिस फोर्स। तो किसने किया? वो विलियम बेंटिंग ने। उसके बाद विलियम बेंटिंग ने पुलिस कमीशन निकाला 1860 में। और इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 भी जो है आईपीए कहा जाता था, 1861 में लाया। सिस्टम ऑफ सिविल सॉरी कॉन्स्टेब्युलरी लगाया विलेज सेटअप में। फिर आईजी, आईजी टू हेड व्हाट अ प्रोविंस। फिर डीआईजी निकाला रेंज के लिए। एसपी निकाला एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके बाद सप्रेशन ऑफ ठगी। ओके, ठगीज थे ना जो चोरी वगैरह करते थे, तो उनको सप्रेस किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। फोर सर्किट कोर्ट्स, सर्किट कोर्ट्स हमें याद है ना, कॉर्नवालिस ने लाए थे। फोर सर्किट कोर्ट्स एबॉलिश किया जो है बेंटिंग ने। फंक्शंस ट्रांसफर टू कलेक्टर, तो कलेक्टर को फिर से पावरफुल किया यहाँ पे, सुपरविजन कमिश्नर वगैरह। उसके बाद सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत तो फिर से लाए यहाँ पे, एंड इलाहाबाद फॉर अपर प्रोविंसेस। उसके बाद पर्शियन और वर्नाक्युलर लैंग्वेज इन द जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह। ओके, इंग्लिश रिप्लेस्ड पर्शियन। ओके, तो पहले कोर्स क्या थे? पर्शियन में चल रहे थे, तो अभी इंग्लिश में किया। और इसीलिए उन्होंने एजुकेशन भी मतलब इंट्रोड्यूस किया ना, इंग्लिश एजुकेशन। ये सीएपीएफ 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पर्शियन और वर्नाक्युलर लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, इंग्लिश रिप्लेस पर्शियन। 1833 में लॉ कमीशन अंडर मैकॉले आया। ओके, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। लॉ कमीशन अंडर मैकॉले, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। सीपीसी जो है 1859 का, आईपीसी 1860 का, और सीआरपीसी 1861 का। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए बेंटिंग ने। प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड किया, और प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, उसमें से एक क्या था? सती भी था, ठीक है। इसके बाद सर चार्ल्स मेटकाल्फ, मेटकाल्फ आ ही गया। ही वाज कॉल्ड एज व्हाट? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आते हैं 13वें नंबर पे, 1848 टू 1856। ओके, इन्होंने जेम्स एंड्रू एंड्रू जो है रैमसे, इन्होंने क्या कहा? डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, ठीक है, डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ही वाज अ हार्डकोर जो है एक्सपांशनिस्ट, ही वांटेड टू एक्सपांड द ब्रिटिश एम्पायर। सेकंड एंग्लो सिख वॉर में था फ्रॉम 1848 टू 49। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, ठीक है, डलहौजी ने। एनेक्स्ड 8 स्टेट्स ड्यूरिंग 8 इयर्स टेन्योर। तो 8 साल में 8 स्टेट्स लाना बहुत ही कठिन काम है और बड़ी बात है। सेकेंड बर्मा वॉर में था फ्रॉम 1852। यहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यहीं पे देख लेते हैं हम। सीडीएस 2009 का क्वेश्चन है, और मैंने एक आधे एग्जाम में ये गलत किया था, ठीक है। तो लास्ट स्टेट्स में पहला आता है सतारा, उन्होंने अवध दिया था। देखिए अवध क्या है, लास्ट में आया था, ठीक है। तो सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट। उसके बाद संबलपुर था, भगत था, उदयपुर था, नागपुर था, झांसी, और अवध इन 1856 माल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उसको अवध को क्या किया था? एनेक्स किया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सतारा था, रिमेम्बर। तो सेकेंड बर्मा वॉर में ये थे डलहौजी 1852। फिर फीमेल एजुकेशन के लिए फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट था इनका। वुड्स डिस्पैच लाया गया ऑन एजुकेशन 1854 में। डलहौजी स्क्वायर देखिए, डलहौजी स्क्वायर क्या था? सीट ऑफ गवर्नमेंट इन कलकत्ता, उसको क्या कहा जाता था? डलहौजी स्क्वायर। स्टेट्स डिमांड क्या था? 50% ऑफ रेंटल वैल्यू। बाप रे, 50% ऑफ लैंड का रेंट इनको चाहिए था, तो भूखे ही मरेंगे लोग।
1853 में एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इन फेवर ऑफ वर्नाक्यूलर एजुकेशन, ठीक है। फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारा, ओके, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1848 में किसने लाया, रिमेम्बर डल हाउसी ने लाया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ठीक है। टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज लाए डल हाउसी 1854। फिर मॉडर्न पोस्टल सिस्टम लाया 1766 जो क्लाइव का था, ओके, उसको रिफॉर्म बिफॉर्म किया इसने। तो इसीलिए क्या कहा जेम्स एंड्रू रैमसे ने लॉर्ड डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इनके हमने ये चीजें देख ली हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कैनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, 1856 टू 1857 में था। जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया इसने। एक मिनट, इसके पहले हम देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट जो है वॉइसरॉय अंडर ब्रिटिश रूल, है ना। उसका नाम क्या था, विस्काउंट कैनिंग, बहुत लोगों को पता नहीं होता उसका नाम है क्या, विस्काउंट कैनिंग। ही सर्व फ्रॉम 1858 टू 62 एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट वॉइसरॉय अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये देखिए जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया 1856 का इसने। रिक्रूट्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम लाया कैनिंग ने। रिवोल्ट ऑफ 1857 इसी के टाइम पे हो गया बहुत बड़ा। इसके बाद हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट लाया कैनिंग ने। पॉलिसी ऑफ क्लीमेंसी, देखो पॉलिसी ऑफ क्लीमेंसी, चूजिंग नॉट टू पनिश द सीपॉइज, इसका मीनिंग क्या है, चूजिंग नॉट टू पनिश द सीपॉइज, किसने लाया, जो है कैनिंग ने। उसके बाद ये बना क्या, फर्स्ट वॉइस रॉय भी बना ऑब्वियसली 1858 टू 62 तक, ओके। मतलब वॉर के बाद वो क्या बना, वॉइस रॉय बना। एंड ही एबॉलिश द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी ने लाई थी, ही एबॉलिश द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। और इसके साथ ही कैनिंग वाज द 14th नंबर का जो है लास्ट गवर्नर जनरल, यू कैन रिमेम्बर। इसके बाद देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल, ओके, रॉबर्ट क्लाइव जो था पहले, 1757, एक ये रह गया था ना तो इसका सेपरेटली बना दिया मैंने। 1757 टू 1760 में था ये। उसके बाद ही वाज अगेन कॉल्ड इन 1765 टू 1767। ही वाज द गवर्नर प्लस कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल था। ही हैड एस्टैब्लिश सोसाइटी ऑफ ट्रेड इन 1765, तब का ना ट्रेड वगैरह वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो रिमेम्बर लाइक दैट। ओके, सोसाइटी ऑफ ट्रेड इन 1765, रॉबर्ट क्लाइव। 1751 में उसने क्या किया था, क्लाइव अटैक्ड एंड कैप्चर्ड आर्कॉट, ठीक है। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी में था, है ना, 1757 का। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में था 1765। नवाब ऑफ अवध और शाह आलम टू के साथ ये साइन करवाई। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल इसी ने करवाई क्लाइव ने। एक था फॉर दीवानी, रेवेन्यू के लिए कंपनी ने दीवान अपॉइंट वगैरह किया था। और दूसरा क्या था, निजामत था, है ना, पुलिस एंड जुडिशियल जो मैटर्स के लिए। डेप्यूटी सूबादार इसको देखता था, सीडीएस का क्वेश्चन है ये। इसके बाद वाइसरॉय ओवर सिराजुद्दौला, ओके, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्लाइव के दौरान ही। एंड ही वाज द फर्स्ट, ही आल्सो हैड इंट्रोड्यूस फर्स्ट मॉडर्न पोस्टल सिस्टम्स इन 1766। यहीं पे हमने देखा था डलहौजी में मॉडर्न पोस्टल सिस्टम, ये क्लाइव ने निकाला था, है ना। तो 1766 में ये एसओएलडीसी का क्वेश्चन है। इसके बाद एक और रह गया था लॉर्ड जो है क्या है, पामस्टन था 1836 का। बिलीव दैट द रशियन डिजाइन्स वर एन इमिनेंट पेरिल टू द सिक्योरिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द इंडियन एम्पायर। रशियन डिजाइन्स के बारे में इसने कुछ तो कहा है, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थ का था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, लॉर्ड नॉर्थ जब था तब, ठीक है। इसके बाद वॉइसरॉयज आते, यस, वॉइसरॉयज में देखिए फर्स्ट वाज कैनिंग, राइट, फर्स्ट वॉइसरॉय वाज कैनिंग देखा हमने। सेकंड में देखिए लॉर्ड एल्जिन इज देयर, ओके, 1862 टू 63। he he said that white racism was the dominant race, white race अभी मूवमेंट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे लॉर्ड मेयो थे 1869 टू 72। ही ब्रॉट जो है पुलिस सिस्टम 1808 का। मेयो अपॉइंटेड एन एसपी फॉर ईच डिवीजन, प्लस उन्होंने क्या किया, स्पाइस भी इंट्रोड्यूस किया, स्पाइस, ओके, जो उनको क्या कहा, गोविंदास, ओके, गोविंदास स्पाइस को, ओके, खुफिया जो लोग होते हैं वो। उसके बाद कमिटेड depredations on local people, Mayo, okay, he was not a good person. Provincial government 1870 में funds bifurcations between central and provinces, not much important. उसके बाद Mayo's resolution becomes important of 1870.
ही ब्रॉट इन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, 1861 के एक्ट से फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल इंटरेस्ट, सुपरविजन एंड केयर आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ एंड पब्लिक लोकल पब्लिक वर्क्स, ऐसा कहा गया है इस रेजोल्यूशन में। फर्स्ट सेंसस आया मेयो के टाइम पे 1872 में। मेयो का कॉलेज था फॉर द रॉयल इलीट ओनली, ओके। फिर ओनली गवर्नर जनरल हु वाज किल्ड इन इंडिया, जो मेयो गवर्नर जनरल, ओके, हु वाज किल्ड इन इंडिया बाय शेर अली अफरीदी इन पोर्ट ब्लेयर में इसको मारा, ठीक है। फिर एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और अभी कौन सी बॉडी है स्टैटिस्टिक्स के लिए, कौन सी मिनिस्ट्री है, वो कमेंट में लिखिए आप, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है 5th नंबर पे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक है 1872 टू 76, ओके। सिविल मैरिज एंड आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। यूनिवर्सल मैरिज एक्ट लाया 1872 का, और इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज भी उसको क्या किया, परमिट किया। फिर कुका मूवमेंट इन पंजाब के दौरान नॉर्थ बुक थे। इसके बाद लॉर्ड लिटन 1876 टू 80 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट था, ऑब्वियसली लिटन, है ना, सबको पता है। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व था इनका, है ना, हैविंग साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफगार्डिंग स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, सेफगार्ड करना है स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में थे 1870 टू 80, ऑफर ऑफ फेवरेबल ट्रीटी टू शेर अली, ओके, शेर अली जिन्होंने मेयो को मारा था, ही ऑफर्ड व्हाट फेवरेबल treaty to शेर अली, ओके। एंड लिटन इन्वेडेड व्हाट अफगानिस्तान, ओके, तो उस दौरान थे। इसके बाद देखिए ट्रीटी ऑफ गंडमक, ओके, 1879 का विद याकूब खान सन ऑफ शेर अली, किसने किया था, किसने किया था, क्या है इनका नाम ही भूल गई मैं, ठीक है, लिटन, ओके, यस। इसके बाद देखिए रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस, लिटन के बारे में तो हमें पता ही है। रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम एज लिमिट किया उन्होंने आईसीएस एग्जाम के लिए फ्रॉम 21 टू 19, 19 की उम्र में आपको यूपीएससी क्लियर करना है, मतलब दैट वाज द मैक्स एज, ओके, लिटन ने बोला। फिर ग्रैंड दिल्ली दरबार इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था लिटन ने, है ना, 1877 में। हम भूखमरे सब मर रहे थे इंडियंस, और इन्होंने ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया। सबसे शापित जो एक्ट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का लिटन का है। आर्म्स एक्ट है ना, अगेन 1878 का। ही इंट्रोड्यूस्ड 1878-79 में क्या स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस निकाला, जहाँ पे 1/6 जो पोस्ट थे वो इंडियंस ऑफ हाई फैमिलीज के लिए ही रखे, रिजर्व रखे उसने, ठीक है। इसके बाद प्रोविंसेस में लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड जस्टिस ट्रांसफर टू प्रोविंसेस, ठीक है, इन 1877। इसके बाद एबॉलिश टैक्स ऑन कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स, देखो टैक्स भी उनको अवॉइड कर दिया, मतलब ब्रिटिश ट्रेडर्स को, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिपन, एकदम अच्छे 7वें नंबर पे है। रिपन आते हैं 1880 टू 84, 4 ही साल थे ये। मोस्ट लव्ड जो है गवर्नर जनरल, तो इन्होंने 1881 में रिपन रिस्टोर्ड मैसूर टू इट्स रूलर, देखिए रिस्टोर किया उनको। पॉलिसी ऑफ कीपिंग अफगानिस्तान एज ए बफर स्टेट किसने लाया, लॉर्ड रिपन ने। हमें लगता है कि लिटन ने लाया होगा, ठीक है, इसके क्योंकि प्राउड रिजर्व लिटन का है ना, इसलिए। पर ये गलत है, ये किसने किया है, लॉर्ड रिपन ने। sought to abolish judicial disqualification based on racial discrimination, या फिर distinctions, है ना, तो रेस पे ही जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन कर देते थे वो, उन्होंने अबॉलिश किया, सॉर्ट किया उसको। फिर इंडियन सिविल सर्वेंट्स को पावर दिया यूरोपियंस के इक्वल, ओके, तो उन्होंने इक्वालिटी लाने का जो है कोशिश किया। बट हैड टू मॉडिफाई सिंस ऑपोजिशन, क्योंकि क्राउन से उनको ऑपोजिशन आ रहा था ये सब करने के लिए, तो उनको मॉडिफाई करके थोड़ा सा नेगेटिव ही करना पड़ा रिपन को। फिर रिपन्स रेजोल्यूशन था, एंड उसमें थ्रू दैट रेजोल्यूशन ही वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडीज किया, पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल अफेयर्स किया, रूरल लोकल एंड अर्बन बॉडीज लाए उन्होंने, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी लाया, मतलब इंडियंस को लाया, चेयरपर्सन लाए वहां पे। रिडक्शन इन द ऑफिशियल इंटरफेरेंस, मतलब आप थोड़ा थोड़ा आप इंडियंस को ऑटोनॉमी दिया। फिर इलेक्टेड मेंबर्स माइनॉरिटी में ही थे, और फ्रेंचाइज लिमिटेड था ऑब्वियसली, मतलब वोटिंग वो सिर्फ थोड़े ही लोग कर पाते थे। रिपील्ड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट जो लिटन का था। 2 यूनिवर्सिटीज इन्होंने एस्टेब्लिश की, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ 1884 एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 1887। फिर इल्बर्ट बिल इनके टाइम पे आया था, इंडियन जज कांट ट्राई इंग्लिश जज,
पर वो लाना पड़ा उनको, है ना, रिपन को। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, यस। फिर इसी टाइम पे क्या हुआ था, जो है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, इसी टाइम पे नहीं, आई एम सॉरी, रिपन्स रेजोल्यूशन लोकल जो गवर्नमेंट के बारे में है, उसी से रिलेटेड और एक कमीशन आया था बाद में 1908 में, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, इसलिए उसको बॉक्स में मैंने इधर लिख लिया है, ठीक है। तो हंटर कमीशन भी इन्होंने लाया था। इसके बाद डफरिन है, 8वें नंबर पे डफरिन है, 1884-88 में, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर में ये थे। फिर आईएनसी इन्होंने फाउंड किया। इसके बाद 9 नंबर पे थे लॉर्ड लैंसडोन, ओके, 1884 टू 94, इंडियन काउंसिल एक्ट में थे ये 1892 के। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो था ना, इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम हुआ था काउंसिल्स में। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1891 किसके टाइम पे आया था, लैंसडोन के टाइम पे। इसके बाद 10वें नंबर पे आए लॉर्ड एल्जिन, ओके, 1894 टू 99, फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर Rands was killed. Okay, British officer Rands was killed by Chapekar brothers, and that was the first political murder. किसका, Rands का। ओके, चापेकर ब्रदर्स ने उनको मारा था, इसको फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर किसके टाइम पे, लॉर्ड एल्जिन के टाइम पे। इसके बाद आते हैं कर्जन, सबसे फेमस 11 नंबर पे कर्जन आते हैं 1899 टू 1905, ये डेट है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल की। तो देखो एंग्लो टिबेट का ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लहासा इन 1904 कर्जन ने ही साइन करवाई थी। ओके, इनकी कौन सी पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ पैट्रनेज एंड इंट्रूसिव सर्वेलेंस, किसकी थी, कर्जन की। देखो नाम में ही ये सब है, पैट्रनेज है, इंट्रूसिव सर्वेलेंस है। पॉलिसी ऑफ विड्रॉवल एंड कंसंट्रेशन की भी कर्जन की थी, एंड क्रिएटेड द नॉर्थ इंडियन जो फ्रंटियर प्रोविंस था डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिएक्शनरी पॉलिसीज थी कर्जन की, इंसल्टेड इंडियन नेशनलिस्ट एंड इंटेलिजेंसिया एज लेटिंग ऑफ गैस वगैरह। फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाया इसने, ये तो लिटन से भी खराब था, है ना। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया था, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, ये कुछ पॉजिटिव वगैरह नहीं है, हाँ, जो यूनिवर्सिटीज एक्ट वहाँ पे बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन ही मतलब लाए उन्होंने, और इंग्लिश एजुकेशन पुश किया यहाँ पे, है ना। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है 1905 का। फिर स्टेप्स टू इंक्रीज ऑफिशियल कंट्रोल ऑन लोकल बॉडीज, रिपन ने क्या किया था बाबा, ऑटोनॉमी दी थी, पर इसने उल्टा कर दिया। फिर मदन लाल धिंगरा जी जो है, ही assassinated कर्जन वाइली, ओके, इन 1909, मदन लाल धिंगरा, ठीक है। इसके बाद 1902-03 में कर्जन क्या बने, गवर्नर जनरल बने, इन्होंने पुलिस कमीशन लाया, ठीक, कर्जन ने पुलिस कमीशन। तो पुलिस पुलिस हमने 3 बार अभी पढ़ लिया है ना, अलग अलग जो है पहले के वॉइस रॉय है, गवर्नर जनरल वगैरह, ठीक है। सेटअप अंडर सर एंड्रू फ्रेजर, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस डीसीआई था, डिपार्टमेंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो सीआईडी था 1929 में, सीआईडी वाज डिवाइडेड इनटू स्पेशल ब्रांच वगैरह। तो ये जो डीसीआई है, इट बिकेम सेंट्रल डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्री कॉलेज एट पूसा, फिर सबसे फेमस है पूसा, प्लस इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विसेज लाए इन्होंने। देखिए सीडीएस का क्वेश्चन है ये, कर्जन ने, अभी हमें पढ़ के पता भी नहीं होता है कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से उठा है बाबा, तो ये पीवाईक्यू से ही पता चलता है ना। एग्री कॉलेज एट पूसा एंड इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विसेज किसने लाए थे, कर्जन ने लाए थे, ओके। फिर रेलवे कमीशन बुलाया था, रिफॉर्म्स फॉर हायर एजुकेशन। उसके बाद कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी था, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी, किचनर वाज द कमांडर इन चीफ, कंट्रोवर्सी ओवर कंट्रोल एंड अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री, ओके। तो किसको कंट्रोल एंड अथॉरिटी मिलनी चाहिए, कर्जन का एक कोट है यहाँ पे, इन माय बिलीफ कांग्रेस इज जो है टॉटरिंग टू इट्स फॉल वगैरह एंड पीसफुल डिमाइज, ये उनका एक कोट है, एनडीए में पूछा है, ठीक है। इन माय बिलीफ कांग्रेस के बारे में टॉटरिंग टू इट्स फॉल, ये कर्जन ने लिखा है इन अ लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1900, ठीक है। तो ये कर्जन का है, देखिए ये एनडीए का पीवाईक्यू है, एनडीए 2010 में डायरेक्ट कोट भी पूछ ले रहे हैं ना, किसका कोट है, तो फिर स्किप कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये रिवीजन इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 नंबर पे है लॉर्ड मिंटो टू, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये बाद में आएंगे फिर से, 1905 टू 1910, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए इन्होंने, है ना। इसके बाद तो जो है 13 नंबर पे देखिए लॉर्ड हार्डिंग है, द सेकंड, है ना, 1910 टू 16, इनका इंपॉर्टेंट अभी एक आने वाला है। मेसोपोटामियन कैंपेन इन्हीं का है, लॉर्ड हार्डिंग, ओके। तो मे बी वहाँ पे एक्सकवेशन वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया। फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली किया, इसीलिए क्या है, इनको ही वाज किल्ड बाय, यहाँ पे एक मैंने निमोनिक बनाया था, काको रैश, ओके, काकोरी जो काकोरी का इंसिडेंट था, ओके, वहां पे हार्डिंग को मारा गया था,
ओके। तो दैट वाज इट, ओके, बिकॉज ही क्या है, ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो उससे याद रखना, ये दिल्ली कंस्पिरेसी केस था ना, ये जो हार्डिंग को मारा था। तो राश मतलब रास बिहारी बोस है ना, वो याद रखना है। इसके बाद इन्हीं के टाइम पे हिंदू महासभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय। ये याद रखना है, हिंदू महासभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय ड्यूरिंग हार्डिंग ओनली। उसके बाद देखिए 14 नंबर पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड आते हैं 1916 टू जो है 21। होम रूल लीग मूवमेंट इसी टाइम पे चल रहे थे ना। इसके बाद रॉलेट एक्ट इन्होंने ही पास करवाया था। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इनके ही हैं। जलियांवाला बाग मैसेकेर कौन था वहां पे, किसने किया था वो, हम आप क्या करें, कमेंट्स में लिखिए डेट और किसने किया था, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकेर। उसके बाद देखिए लॉर्ड रीडिंग आते हैं उसके बाद, ओके, 1921 टू 26। स्वराज पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। चौरी चौरा भी रीडिंग के टाइम पे ही हुआ, हमें पता है ये डेट्स। इसके बाद अर्विन आए 1926 टू 31 में। लॉन्च ऑफ सीडीएम हुआ, दांडी मार्च हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई इसी डेट के दौरान। फिर लॉर्ड विलिंगडन है 1931 टू 36 में। सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फिर कम्युनल अवार्ड्स आए, पूना पैक्ट हुआ। लिलिंथ गो का क्या है, क्रिप्स मिशन था, क्विट इंडिया मूवमेंट इसी दौरान है ना 42 में। उसके बाद लॉर्ड वेवल आते हैं 44 टू 47, ऑलमोस्ट हमारा इंडिपेंडेंस। जो सीआर फॉर्मूला था 1844 का, वेवल के दौरान। फिर डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग का, वो इसी दौरान था। फिर वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुआ। फिर माउंट बैटन है ना 1847 टू 48, लास्ट वाले। जून 3 इनका प्लान था, है ना, जून 3 इनका, सॉरी, प्लान ही था वो। उसके बाद लास्ट वाइस रॉय एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ओके, लास्ट वाइस रॉय थे एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड, है ना, माउंटबेटन। ये किसने कहा है, सॉरी, आई थिंक दिस इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ओके। तो आई थिंक दिस इज अ स्टेटमेंट, ओके, बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये एनडीए का पीवाईक्यू है, ये 2024 का। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एबॉलिश्ड। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में पॉलिसीज हैं, ओके, ब्रिटिश के पॉलिसीज हैं अलग अलग, आई विल जस्ट जूम इन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम बाय थॉमस मनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ये क्वेश्चन था सीडीएस का, ठीक है। एंड गवर्नर ऑफ मद्रास था ये थॉमस मुनरो के 1820 में ही आई थी। थॉमस मुनरो ने निकाली रैयतवाड़ी सिस्टम, याद रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स। तो जमींदार को यहाँ पे साइडलाइन किया और डायरेक्टली इंडिविजुअल कलेक्टर्स। मनरो reduce the tax to 1/3 of the gross produce। तो reduce किया है, यहाँ पे increase दे सकते हैं, ओके। जो ये क्या है, पुट कट असेसमेंट लाया गया, वहाँ पे क्या है, टैक्स बेस्ड ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर्स। आर्बिट्ररीली ये क्या किया गया, अज्यूम किया गया, मतलब लास्ट ईयर अगर आपने ज्यादा टैक्स भरा है और इस साल आपकी फसल ही नहीं हुई, तो लास्ट ईयर इतना भरा है तो अभी ज्यादा ही भरो, ऐसा ये आर्बिट्ररीली जो है मुनरो ने लाया था, ओके। तो रैयतवाड़ी सिस्टम वाज एक्सटेंडेड एवरीवेयर एक्सेप्ट अंडर परमानेंट सेटलमेंट। जो भी लैंड परमानेंट सेटलमेंट के अंडर था वहां पे रैयतवाड़ी कमीशन रिपोर्ट आई थी, देखिए, मद्रास टॉर्चर कमीशन रिपोर्ट, प्रैक्टिसेस ऑफ कोअर्शन, ब्राइबरी, करप्शन बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स 1855 में आई थी। इसके बाद सेटलमेंट फॉर 30 इयर्स किया गया था, ये रैयतवाड़ी सिस्टम के। सीडीएस का क्वेश्चन है। स्टेट डिमांड कितना था, 55% ऑफ नेट प्रोड्यूस आप हमें दीजिए। इसके बाद विंगेट एंड गोल्डस्मिथ अप्रूव द सिस्टम इन 1836, ठीक है, 1836 में इसका अप्रूव भी हो गया था। इसके बाद देखिए साउथ एंड वेस्ट इंडिया में ये सिस्टम था, बंगाल में ये नहीं था, वही यहाँ पे लिखा है परमानेंट सेटलमेंट के अंडर। सीएपीएफ का क्वेश्चन है। फीचर्स क्या थे रैयतवाड़ी का, ओनरशिप एंड ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑफ लैंड वर गिवन टू रैयत। एक्सटेंड नो लिमिट था, ओके, ये क्या कर सकते थे, लैंड को सेल कर सकते थे, सबलेट कर सकते थे, ट्रांसफर भी कर सकते थे। रैयत्स टू गिव टैक्स डायरेक्टली टू द कंपनी। रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड, ओके। तो इंक्रीज रेवेन्यू, अगर मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होता था। सेटलमेंट वाज नॉट देयर, नॉट फिक्स्ड, ओके, सेटलमेंट वाज नॉट फिक्स्ड, बस रेवेन्यू आल्सो वाज नॉट फिक्स्ड। ये ईपीएफओ का क्वेश्चन है। एंड दिस डिस्ट्रॉयड द सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, ऑब्वियसली बिकॉज जमींदार अभी है ही नहीं, डायरेक्टली क्या है, कंपनी को दे रहे थे। बैरन लैंड वाज अंडर कल्टीवेशन, लैंड वाज कन्फिस्केटेड, नॉट जो भी
जिसने भी रेवेन्यू पे नहीं किया उसका क्या है, लैंड कन्फिस्केट किया जाता है। तो ये फीचर्स ईपीएफओ 2020 में पूछे गए हैं, ठीक है। नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट, जब भी बैड हार्वेस्ट या फिर कैलामिटीज आते थे, ये सीएससी का क्वेश्चन है। अगर बैड हार्वेस्ट और कैलामिटीज थे पर फिर भी आपको रेवेन्यू पे करना था, नॉट एग्जेम्प्टेड, ओके, रेवेन्यू पेइंग वाज नॉट एग्जेम्प्टेड वगैरह, पे करना ही था बैड हार्वेस्ट में। ये सीएससी 2024 का स्टेटमेंट है। इसके बाद हम आते हैं महलवारी सिस्टम में। मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम इसको कहा जाता है, ओके, और दिस वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, महलवारी सिस्टम। 1890 में होल्ट मैकेंजी रेगुलेशन नंबर 7 ऑफ 1922 से क्या हुआ, महलवारी सिस्टम आई। एंड मर्टिन्स बर्ड को फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, उनके अंडर ये सुपरविजन था मर्टिन्स जो है बर्ड, ओके। स्टेट शेयर कितना था, 66% फॉर 30 इयर्स, और डल हाउसी ने उसको 50% किया था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में जो है महलवारी सिस्टम को क्या है, मौजावर कहा जाता था, और सेंट्रल में मालगुजारी भी कहा जाता था, महलवारी को मौजावर और माल गुजारी, ठीक है। इसके बाद ये डुअल सिस्टम था, एक तो होल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती थी और इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स भी यहाँ पे था, ठीक है। इसके बाद फीचर्स देखिए, महाल मतलब हाउस है ना, बेसिस ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट, विलेज या फिर ग्रुप था। रेवेन्यू का क्या, बेसिस ऑफ प्रोड्यूस ऑफ महल, जितना महाल मतलब एक हाउस या फिर एक विलेज। रैयतवाड़ी में क्या था, इंडिविजुअल रैयत से लेते थे, महाल मतलब एक टोटल विलेज से लैंडलॉर्ड क्या करता था, इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड कलेक्ट करके फिर कंपनी को देता था ना, तो रेवेन्यू उस महाल के प्रोड्यूस पे डिपेंड था। ओनर कौन था, विलेज कम्युनिटी थी पूरी पूरी, है ना। इंडिविजुअल ओनरशिप कल्टीवेटर को दिया जाता, मतलब आप इंडिविजुअली, उसमें भी डिविजन्स थे ना कल्टीवेटर को। फिर लंबरदार भी कहा जाता था, लंबरदार वाज विलेज हेडमैन, एंड फार्मर कुड गिव रेवेन्यू टू लंबरदार, एंड लंबरदार कंपनी को देता था, ठीक है। इसके बाद देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रेंट्स ऑफ डिफरेंट सॉइल क्लासेस वाज इंट्रोड्यूस। तो अलग अलग सॉइल अलग अलग रेंट पे इन्होंने असाइन की। इसके बाद लैंड रेवेन्यू रिवाइज पीरियोडिकली, है ना, यहाँ पे देखिए 66% 30 इयर्स के लिए था, फिर 50% किया गया। इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट आता है 1776। हमने पहले भी पढ़ा है कि फिलिप फ्रांसिस ने रेकमेंड किया था कॉर्नवालिस को, है ना, वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पी यूपीएससी का। फिलिप फ्रांसिस मेंबर ऑफ हेस्टिंग्स काउंसिल था, ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स के काउंसिल में ये मेंबर थे। फिलिप फ्रांसिस का है, ओके, परमानेंट सेटलमेंट। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस भी, उनको भी क्रेडिट जाता है इसका। फिर जमींदारी लैंड्स वर अंडर परमानेंट जो है सेटलमेंट्स, इट कवर अराउंड 19% ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। उसमें एरिया कौन से थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, एंड नॉर्थ, आई थिंक दिस इज नॉर्थ मद्रास, ठीक है। लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड थे वो, उसका क्या था, टाइटल्स वर हेरिडेटरी, ठीक है, या फिर लैंडलॉर्डशिप वाज हेरिडेटरी, ये याद रखना है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेंगे। इसके बाद फीचर्स देखते हैं परमानेंट सेटल के। जमींदार वर द ओनर्स यहाँ पे, ठीक है, महाल्स नहीं है, रैयत्स नहीं है ओनर्स, यहाँ पे जमींदार ओनर्स थे। 1790 में 10 ईयर सेटलमेंट ऑफ टैक्स किया गया विद जमींदार्स, ओके। तो यहाँ पे क्या था, 1/10 और 1/11 टैक्स देना था, और रेस्ट मतलब ये जमींदार को मिलता था, रेस्ट क्या था, कंपनी ले लेती थी टैक्स। तो 1/10 या फिर 1/11 जमींदार को मिलता था। जमींदार कुड सेल जमींदार पे, टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड ऑक्शन। अगर दिन के एंड में जो रेस्ट ऑफ द जो टैक्स है वो सबमिट नहीं किया, तो क्या होता था, वो लैंड ले लिया जाता था और ऑक्शन कर लिया जाता था बाय ब्रिटिश जमींदार, ठीक है। तो 1793 में ये क्या किया, परमानेंट सिस्टम लाया। पहले 10 ईयर का सेटलमेंट किया और 1793 में परमानेंट ही बना दिया, इसको उड़ा दिया, है ना। रेयरली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन, ऐसा था क्या, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस आफ्टर 1810, increased value of harvest, okay, therefore जो permanent system was disallowed, ठीक है, because increase in states जो है शेयर हुआ यहाँ पे। इसके बाद इकोनॉमिक theories of रिकार्डो influence the policy जो है matters, okay। तो रिकार्डो जो था इकोनॉमिस्ट था ना, हम इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, तो उनके पॉलिसी यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका मीनिंग क्या है पता है, कि दूसरे रीजन्स को परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं लागू हुआ, तो यही उसका रीजन है। एग्रीकल्चर प्राइसेस का इंक्रीज हुआ आफ्टर 1810, तो वो क्या हुआ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ हार्वेस्ट हुआ, और परमानेंट सेटल वो अलाउ नहीं कर रहा था,
ओके। तो क्या हो रहा था, स्टेट का क्या है, शेयर बढ़ रहा था और बाकी लोग जो फार्मर्स है वो ले नहीं रहे थे ये सिस्टम। ठीक है। सेटल डायरेक्टली विद द रैयत। ओके। उसके बाद न्यू ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो है जोतेदार्स या फिर हवलदास, गंतीदास, मंडल्स, ये दीज बिकेम इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग जो है परमानेंट सेटलमेंट। ये एनडीए का क्वेश्चन है। द कलेक्टर वाज रिप्लेस द जमींदार्स एज अल्टरनेटिव फोकस ऑफ अथॉरिटी, है ना। तो हम ये भी पढ़ते हैं संथाल्स के रिवोल्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पे जमींदार की धीरे-धीरे अथॉरिटी जा रही थी, है ना? वो भी एक पॉइंट याद कर लिया। जोतेदार वगैरह वर बिकमिंग व्हाट पावरफुल, है ना? तो ये परमानेंट सेटलमेंट था। इसके बाद जजमानी सिस्टम है। विलेज आर्टिसंस सप्लाई ट्रेडिशनली फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टू पीजेंट फैमिलीज इन रिटर्न फॉर शेयर्स इन देयर हार्वेस्ट। तो ये था जजमानी सिस्टम। नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम था, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस्ड इन मेनी विलेजेस एंड रीजन्स प्री कॉलोनियल पीरियड्स में। इनकॉर्पोरेटेड इनटू वाइडर नेटवर्क्स ऑफ एक्सचेंज थ्रू व्हिच एग्रीकल्चरल जो है प्रोड्यूस एंड गुड्स सर्कुलेटेड। नॉट इंट्रोड्यूस्ड अंडर प्रेशर फ्रॉम कॉलोनियल रेजिम। तो पहले से जजमानी सिस्टम चल रहा था वहां पे। ओके। और यस, उसके बाद देखिए समरी सेटलमेंट था 1856 का। तालुकदार्स वर इंटर लोपर्स विथ नो परमानेंट स्टेक्स इन लैंड। ठीक है। बलूतेदार्स विलेज सर्वेंट्स थे एंड आर्टिसंस इन मेडिवल डेक्कन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बलूतेदार्स थे। सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, रिवोल्ट एंड अपराइजिंग पे। यस, यहाँ पे देखिए रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स में पहला आता है संथाल्स का। हमने ऊपर ही अभी नाम लिया था संथाल्स का, है ना। तो देखिए 1855 टू 56 में एक बार सॉरी, ये सेकंड टाइम हुआ था। 1833 में एक बार संथाल रीजन में जो है रिवोल्ट हुआ था। इसके बाद 1855 टू 56 में भी हुआ था। इसको क्या हम कहते हैं, हो एंड प्लो बैटल भी कहते हैं, क्योंकि संथाल्स के पास सिर्फ हो एंड प्लो ही था और ब्रिटिश के पास क्या था, गोलियां बारूद सब था, है ना। तो हो एंड जो है प्लो बैटल भी इसको कहा जाता है। ठीक है। पहाड़ियाज और संथाल्स के बीच में जो टसल था, एनसीईआरटी में ये कवर्ड है आई थिंक। ओके। तो 1832 में देखिए ब्रिटिश डिमार्केटेड अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एज दामिने को। ये एनसीईआरटी का ही कंटेंट है। ओके। इन राजमहल जो एरिया था छोटा नागपुर का, द शर्ट्स और आउटसाइड सॉरी आउटस्कर्ट्स होना चाहिए, आउटसाइड एजेस में। ठीक है। दामिनी को, ओके, ये एग्रीकल्चरल एरिया को भी कहा जाता है। मेडिवल इंडिया से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर सेटलिंग द संथाल। पहले तो मैं बता देती हूँ संथाल्स वर व्हाट, जो थे स्लैश एंड बर्न जैसे जो है टाइप उनका एग्रीकल्चर का था। और पहाड़ियास कौन थे, वो थे हिली एरियाज में रहने, पहाड़िया, है ना। वो कि हर एक 10-10 साल के बाद उनको अलग-अलग लैंड चाहिए था कल्टीवेशन के लिए, और जो ऑलरेडी हो चुका है वो फैलो रख देते थे। तो दिस वाज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो ब्रिटिश क्या, उन्होंने क्या किया, डिमार्केट कर दिया लार्ज एरिया। और पहाड़िया लोगों का क्या हो गया, लैंड ही कम हो गया। तो वहाँ पे एक अपराइजिंग, रिवोल्ट ऐसी चीजें चल रही थी। ओके। सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू। ओके, हमारे प्रेसिडेंट का भी ये सरनेम है, याद रखिए, सिद्धू मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू। और उनके साथ फूलो एंड जानो मुर्मू, ये संथाल जो थे अपराइजिंग में थे और ये सिस्टर्स थे। ठीक है, मुर्मू। इसके बाद देखिए संथाल्स वर डिटरमाइंड टू एक्सपेल द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके। बिलीव्ड इन कमिंग ऑफ सत्य युग, इनका बिलीफ था। द रेन ऑफ ट्रूथ एंड ट्रू जस्टिस। ओके, ये यूपीएससी एससीआरए का क्वेश्चन है। ठीक है। वर इन अ डेस्परेट सिचुएशन एज ट्राइबल लैंड्स वर लीज्ड आउट। ओके, ट्राइबल लैंड क्या किया था, लीज आउट कर दिया था। उसके बाद संथाल इनहेबिटेड एरियाज वर इवेंचुअली कंस्टिट्यूटेड इनटू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए ब्रिटिश ने, इसीलिए अपराइजिंग हुआ था। संथाल परगना उसको नाम दिया था। उसमें एरिया थे भागलपुर एंड बीरभूम का एरिया था। परगना जो टेनेंसी एक्ट था 1876 के तहत ये कर दिया था ब्रिटिश ने। संथाल्स वर सपोर्टेड बाय द नॉन ट्राइबल्स, कौन थे, ग्वालास थे जो मिल्कमैन थे, एंड लोहार्स थे जो ब्लैक स्मिथ है, वो उन्होंने भी संथाल्स को सपोर्ट किया। फिर संथाल्स कॉल्ड इट रेबेलियन हल। ओके, हल मतलब क्या था, मूवमेंट ऑफ लिबरेशन उनके हिसाब से। ठीक है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो पहला तो स्टेप उन्होंने क्या किया, संथाल का परगना बना दिया, मतलब उनका ट्राइबल लैंड ही हड़प दिया। सेकंड, बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू
नॉन संथाल देखिए सीएससी 2018 का स्टेटमेंट है, क्या पता 2026 में भी आ जाए। बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल, इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल, मतलब संथाल के पास ही रखो, आप अपना लैंड मत बढ़ाओ या फिर ट्रांसफर करो, है ना। तो नहीं तो क्या हो जाता, ब्रिटिश वो हड़प नहीं पाते, है ना? अगर आपने नॉन संथाल को दे दिया, क्योंकि इनका एम ही था कि संथाल के एरिया को कवर करना है, ठीक है? ऐसे पॉलिसीज़ होता है। इसके बाद हाँ, ये हो गया संथाल का रिवोल्ट। सेकंड रिवोल्ट था बाय कोंड या फिर खुंड, ओके? 1837 टू 56 में, ये ओडिशा टू आंध्रा के रीजन में था। चक्रा बिशोई जो था, इनमें लीडर थे यहाँ पे, यंग राजा प्लस घुड़सवार भी थे फ्रॉम कलहंदी। इसके बाद सन्यासीज या फिर फकीर, ओके, रिवोल्ट सन्यासी एंड फकीर 1857, और ये पहले 1763 टू 1800 में भी सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, है ना। तो यहाँ पे कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने आनंद मठ लिखा है, बहुत न्यूज में है वंदे मातरम की वजह से, नेशनल सॉन्ग की वजह से। 1882 में डिपिक्शन ऑफ सन्यासी रिवोल्ट इन्होंने किया है आनंद मठ में, ओके। यहाँ पे इक्वल हिंदू एंड मुस्लिम पार्टिसिपेशन इक्वल था। मंजूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देबी चौधरानी, हमने पहले भी पढ़ा है ये, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट्स थे। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवेल है देवी चौधरानी पे, देखिए। लीडर कौन थे यहाँ पे, नाना साहिब थे, ये एनडीए का क्वेश्चन भी रह चुका है। वॉरेन हेस्टिंग्स हमने पढ़ा है ना, ही फेस परसिस्टेंट सन्यासी एंड फकीर जो है डिस्टर्बेंसेस इन बंगाल एंड बिहार, इसलिए ही सप्रेस्ड देम आल्सो, है ना। उसके बाद देयर वर अ नंबर ऑफ शैवाइट नागा सन्यासीज भी थे, देखो ये हमें पता नहीं होता, शैवाइट नागा सन्यासीज थे, फॉर्म्ड इनटू आर्म्ड बैंड्स। रीजन क्या था, बैन ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ सन्यासीज अलोंग पिलग्रिमेज राउट्स, ये पहले होना चाहिए था पॉइंट आई गेस। क्यों किया गया है ये कि बैन कर दिया उनके, सन्यासी क्या थे, यहाँ से वहां उनका ट्रैवल होता ही था, तो उस मूवमेंट पे भी इन्होंने बैन कर दिया, मतलब बताओ। तो इसीलिए क्या किया, बैन ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ सन्यासीज अलोंग पिलग्रिमेज रूट्स, जो पिलग्रिमेज रूट है उसी पे बैन कर दिया इन्होंने, तो ऑब्वियसली रिवोल्ट तो होगा ही। हाँ, और वो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ही इशूड प्रोक्लेमेशन बैनिशिंग ऑल सन्यासीज फ्रॉम बंगाल एंड बिहार, मतलब भाई आप बंगाल और बिहार का रीजन छोड़ के चले जाइए, ऐसा बोला उसने। तो फिर जैसे कर्म है वैसे फल भी देखने ही पड़े उनको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, जो है बिरसा मुंडा रिवोल्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का फेवरेट है उलगुलन, है ना। बिरसा मुंडा रिवोल्ट है, जहाँ पे ये 1899 टू 1900 में हुआ था, ओके। मुंडा ट्राइब्स थे फ्रॉम सिंहभूम एंड रांची, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के, फोर्स टू पे रेंट, ओके। जो बेगार था, फोर्स लेबर था उनका, फोर्स टू पे जो है रेंट टू लैंडलॉर्ड्स, ओके। और लैंडलॉर्ड्स को क्या क्या कहा जाता है, डिक्कूज वगैरह, और क्रिश्चियन मिशनरीज भी इनके पास गए थे शायद, ठीक है। आई एम नॉट क्लियर व्हाट आई हैव रिटन। फिर इसके बाद ये देखिए, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ट्यूमुल्ट कहा जाता है। एम क्या था, गेटिंग इंडिपेंडेंस, एस्टैब्लिशिंग अ मुंडा राज, इनका एम था। एंड दे वर अरेस्टेड एंड दे डाइड ऑफ इलनेस इन 1900, ओके। जो मुंडा ट्राइब्स थे, ठीक है। बिरसा मुंडा जो थे, ही डाइड, ओके। इसके बाद देखिए जो है गुडेम रंपा, ओके, ये साउथ का है शायद। गुडेम रंपा इन 1879 टू 1800 में एक बार हुआ था, फिर 1916 में एक बार हुआ था, 1922 और 24, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एनडीए में भी पूछा गया है। कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ्स थे, ओके, रोज अगेंस्ट लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम रामपा रेबिलियन 1879 टू 1800, और ये मनसबदार फैमिली से थे। 1816 और फिर 1822 टू 24 में लेड बाय अल्लूरी सीतारामा राजू, वेरी इंपॉर्टेंट। गुडेम रैम्पा किसने लीड किया था, अल्लूरी सीतारमन राजू, एट गुडेम रैम्पा ट्रैक्ट, ओके। गुडेम रैम्पा ट्रैक था वहां पे, एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1924। इसके बाद वासुदेव बळवंत फडके, ओके, 1879 में फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज लाए महाराष्ट्र में, एंड ही वाज इनटू रामोसी पीसेंट फोर्स आल्सो, डिसरप्ट कम्युनल कम्युनिकेशन लाइंस वगैरह इन्होंने किया। रेज फंड्स थ्रू डेकॉइटीज, है ना, चोरी बिरी डाका डाल के इन्होंने फंडिंग रेज की। डेक्कन फेमाइन के टाइम पे ये थे 1876 टू 1877, तब डेक्कन फेमाइन था। हिंदू रिवाइवलिज्म चल रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थियरी आई थी दादा भाई नवरोजी की, है ना। तो ये मेन इन्फ्लुएंसेस थे, ये तीन रीजंस थे फॉर हिम टू बिकम द जो है रेवोल्यूशनरी इन रामोसी पीसेंट। सीडीएम आया, राइट, सीडीएम आया तो ट्राइबल्स इन छोटा नागपुर, ओके, दे वोर खादी वगैरह, है ना। तो
फिर गेव अप ड्रिंकिंग लिकर एंड ईटिंग मीट, सीडीएम में हुआ था ये। डिड नॉट गिव अप ओपीएम, तो ओपीएम को गिव अप नहीं किया था, उन्होंने खादी के कपड़े पहनना चालू कर दिया था ट्राइबल्स ने, और गेव अप ड्रिंकिंग लिकर एंड ईटिंग मीट, पर ओपीएम जारी रखा उन्होंने, ठीक है, ट्राइबल्स ने। उसके बाद देखिए प्रीजेंट रिवोल्ट एंड मूवमेंट पे हम बढ़ते हुए, ओके, इंडिगो रिवोल्ट 1859 टू 60 में हुआ था, दिगंबर एंड विष्णु बिस्वास का था इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, सीएससी का क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट, ओके, ये रीजन था, क्योंकि न्यू इन्वेंशंस आ रही थी, जर्मन के सिंथेटिक डाइज आ रहे थे। नील दर्पण देखिए डील्स विथ कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ओके, नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इंडिगो कमीशन आया था आफ्टर द रिवोल्ट, है ना, सेटअप इंक्वायर इनटू ग्रीवेंसेस, ओके, ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स इन 1860, सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंसी ऑफ बंगाल, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर कैंपेन्स चले, मास मीटिंग्स चले, मेमोरेंडा ऑन ग्रीवेंसेस, लीगल बैटल्स चले, रिकमेंडेशन इनका आया कमीशन का नवंबर 1860 में, रयट्स कुड नॉट बी फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, एंश्योर डिस्प्यूट सेटलमेंट इन लीगल मीन्स, इंडिगो वॉज वर्चुअली वाइप्ड आउट फ्रॉम बंगाल अराउंड 1860, ठीक है। इसके बाद देखिए तो वही रिजल्ट था इंडिगो रिवोल्ट का। इसके बाद देखिए डेक्कन राइट थे 1875 का अगेंस्ट द आउटसाइडर मनी लेंडर्स, जिसको गुजराती या फिर मारवाड़ीज। तो डेक्कन महाराष्ट्र में क्या चल रहा था कि उनके जो मनी लेंडर्स थे देवर गुजरातीज एंड मारवाड़ीज, तो उनके अगेंस्ट भी ये मूवमेंट चला था, ठीक है। कंडीशंस वर्सन ड्यू टू क्रैश इन द कॉटन प्राइसेस आफ्टर द एंड ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। तो पहले अमेरिकन सिविल वॉर चला तो इंडिया का कॉटन बेचने लगा वहाँ पे ब्रिटिश, है ना, तो बहुत मुनाफा हुआ, पर सिविल वॉर खत्म हो गया और इंडिया का कॉटन मार्केट जो है क्रैश हो गया। बताइए अमेरिका का कौन सा वैरायटी है कॉटन का और इंडिया में कौन सा वैरायटी है, कमेंट में लिखिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्रैश हुआ हमारा मार्केट, ठीक है। कॉटन बूम इन डेक्कन कॉज बाय आर्टिफिशियल डिमांड था ना, क्योंकि सिविल वॉर के बारे में, तो देयरफॉर गवर्नमेंट इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू बाय 50%। देखो पहले तो हमारा मार्केट क्रैश हो रहा है, ब्रिटिश को इंडिया से मुनाफा कम हो रहा है, तो मुनाफा कैसे बढ़ाएंगे? हमारा खून चूस चूस के, है ना, तो 50% कर दिया, इंक्रीज कर दिया और लैंड रेवेन्यू। बैड हार्वेस्ट भी था, तो सारे लोग क्या हो गए? डेट में आ गए। फिर डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट आया, पास इन 1879 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीसेंट। चलो कुछ तो किया यहाँ पे, सीडीएस का क्वेश्चन है। उसके बाद मॉडर्न नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया ऑफ महाराष्ट्र, दे सपोर्टेड द पीसेंट्स कॉज, ऑब्वियसली। इसके बाद डेक्कन राइट्स कमीशन आया, ठीक है, डेक्कन राइट्स कमीशन आया टू स्टडी द इंडिडेडनेस ऑफ पीसेंट्स, हेल्ड इंक्वायरीज वहाँ पे उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट्स वर नॉट अफेक्टेड एज वेल, ठीक है। फिर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ऑफ रैयत, साहूकार्स एंड आई विटनेसेस उन्होंने किया डेक्कन राइट कमीशन में। देखिए क्वेश्चंस हैं, ये याद रखिए। इसके बाद इट वाज अ पीजेंट एंड पुअर ट्राइबल्स और लैंडलेस पीजेंट रिवोल्ट था, लेड बाय रिलेटिवली बेटर ऑफ सेक्शंस ऑफ द पीजेंट्री, जो कुनवी या फिर कुनबी पीजेंट्स थे, वो जो है लीड कर रहे थे इनको। डिड नॉट स्प्रेड टू होल ऑफ महाराष्ट्र बिकॉज ब्रिटिश ने इसको सप्रेस किया। तो ये डेक्कन राइट्स के बारे में हो गया। इसके बाद तेभागा पीजेंट मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबका फेवरेट क्वेश्चन। तेभागा पीजेंट मूवमेंट 1846 का है ना, जस्ट बिफोर जो है इंडिपेंडेंस। बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा गेव अ कॉल फॉर द टू इम्प्लीमेंट फ्लड कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ तेभागा मतलब 2/3 शेयर, ओके, टू बर्गरदार्स जो शेयर क्रॉपर्स थे, ऑल्सो नोन एज बकचसी और अडियार, इंस्टेड ऑफ जो हाफ शेयर था। तो इसमें क्या हुआ, हाफ शेयर देना था, पर उन्होंने बढ़ा के क्या कर दिया, 2/3 शेयर कर दिया था, है ना। बर्गरदास कौन थे? वर्कड ऑन लैंड रेंटेड्स बाय जोतेदार, तो ये वर्कर्स थे, ओके। यहाँ पे निज खमरे धान तोलो, ये उनका क्या था? तेभागा का स्लोगन था। पैडी टू ओन थ्रेशिंग फ्लोर, मतलब वो पैडी लेके गए अपने खुद के फ्लोर पे, है ना, तो ये क्या कर दिया था? यस, आई थिंक दैट इज क्लियर, ओके। 2/3 शेयर पे करना पड़ रहा था, इसीलिए वहाँ पे क्या हो गया, पीजेंट मूवमेंट चला। तो तेभागा कहाँ पे था? नॉर्थ बंगाल में था, बाय राजबंशीज, ओके, लो कास्ट ट्राइबल ओरिजिन था, प्लस मुस्लिम्स भी इसमें पार्टिसिपेटेड थे। इट एंडेड बिकॉज ऑफ द बर्गरदारी बिल, प्लस क्या हो गया वहाँ पे, पॉपुलराइजेशन ऑफ हिंदू महासभाज एजिटेशन फॉर सेपरेट बंगाल। तो तेभागा मूवमेंट क्या हुआ, ग्रेजुअली फिजल आउट हो गया इन रीजन्स की वजह से। इसके बाद आता है भूदान मूवमेंट,
विनोबा भावे का है ना, ये भूदान मूवमेंट 1951 का है। ओके, एट पंचमपल्ली इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। देखिए भूदान हमें पढ़ के लगता है कि नॉर्थ इंडिया में हुआ होगा, पर बिल्कुल गलत है, ये तेलंगाना में हुआ। ठीक है, रिसीव्ड फर्स्ट लैंड डोनेशन। ठीक है, ये देखिए डीआरडीओ के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में है, एनडीए में है 1951 का। और विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही यहाँ पे। ओके, विनोबा भावे इज नोन एज फर्स्ट सत्याग्रही। सेकेंड है नेहरू जी और थर्ड है ब्रह्मादत्ता। जो थर्ड सत्याग्रही ब्रह्मादत्ता है, सेकेंड है नेहरू और फर्स्ट है विनोबा भावे। ठीक है, इसके बाद द असम कंपनी के बारे में पॉइंट्स है बस यहाँ पे देखिए। यूरोपियन टी प्लांटर्स, ओके, they were the virtual proprietor of the tea industry till 1850। ठीक है, 1850s में मनीराम दीवान, ओके, एस्टेब्लिश टू स्मॉल प्रोप्राइटरी जो है टी गार्डन्स ऑफ हिज ओन, विच वर कॉन्फिस्केटेड बाय द स्टेट आफ्टर हिज एग्जीक्यूशन फॉर ट्रीसन इन 1858। तो ये याद रखना है। इसके बाद मोपला कहाँ था, मलाबार में हुआ था। मुगल रूल के बारे में देखिए, अबंडेंस ऑफ फूड ग्रेन था तब। स्टेट एनकरेज दोज क्रॉप्स हुज रेवेन्यू वाज मोर। उसके बाद मोस्ट रीजन्स में 2 क्रॉप्स पर ईयर हुआ करता था मुगल रूल के तहत। उसके बाद फुलागुरी धावा, ओके, ये असम में हुआ था फुलागुरी धावा इन 1861। आउटकम क्या था, आउटकम ऑफ ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी था, ये ओपियम पॉलिसी खराब थी इसलिए फुलागुरी धावा हुआ था असम में। इसके बाद जाट पीजेंट लीडर्स कौन कौन थे, गोकुला जाट, राजा राम जाट, चुरामन जाट और बदन सिंह। ये ऐसे क्या है क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है। 17 टू 18 सेंचुरी में जाट पीजेंट लीडर्स, जाट का भी हुआ था। फिर बिटवीन 1814 टू 1860 रॉ सिल्क, ओपियम, कॉटन, इंडिगो, जूट, ये चीज़ें क्या थी, डोमिनेटेड द एक्सपोर्ट। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ था, रॉ सिल्क, ओपियम, कॉटन, इंडिगो एंड जूट। एका मूवमेंट में कौन थे, मदारी पासी था। आई थिंक सीएपीएफ के एग्जाम में ये मैच द फॉलोइंग में आया था, एका मूवमेंट। ठीक है, मदारी पासी। फिर ये बशक्त लैंड है शायद ये। ओके, करियानंद शर्मा थे यहाँ पे। इसके बाद खुंटकट्टी टेन्योर था छोटा नागपुर में ब्रिटिश रूल के तहत। फिर करशाका संगम था केरला में इन 1930। ठीक है, फिर औध किसान सभा था 1920 का, बाबा रामचंद्र एंड नेहरू थे। झिंगुरी सिंह भी थे औध किसान सभा में। ठीक है, आस्ट किसान्स टू रेफ्यूज टू टिल बेदखली लैंड। ओके, तो बेदखली लैंड पे आपको टिल नहीं करना है। नॉट टू ऑफर हरी एंड बेगार, मतलब आप काम भी मत करो वहाँ पे। सक्सीडेड टू ब्रिंग मेनी लोकल किसान सभाज अंडर इट। तो औध किसान सभा वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा रामचंद्र का है, नेहरू का है और झिंगुरी सिंह भी उसमें है। CDS 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बारडोली में कौन थे, काली पराज वहाँ पे एक खदे लीडर थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए बंगाल पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यस, एक मिनट। हाँ, तो उसी टाइम पे क्या था, 1769 टू 70 में बंगाल में फैमिन आया था और स्मॉल पॉक्स का भी एपिडेमिक भी चल रहा था। तो ये बैकग्राउंड में चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, सब गरीबी और क्या है, भूखमरी है और डिसीजेस भी प्रेवलेंट है। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में। CSE 2009, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी ऐसे पूछते भी नहीं है। लॉर्ड कर्जन वॉज रिस्पॉन्सिबल, किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। ठीक है, प्लान क्या था, जो पार्टीशन का प्लान का क्या था, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये कलकत्ता में आएंगे और ईस्ट बंगाल और असम ये ढाका में जाएगा। तो ऐसा जो है पार्टीशन का प्लान था। और अनाउंस कब हुआ था, जुलाई 1905 में हुआ था। और पार्टीशन हुआ कब, 16 अक्टूबर 1905 में। इसके बाद देखिए स्वदेशी मूवमेंट में अगस्त 7, 1905, हाँ यही मैं बोलने वाली थी, नेशनल हैंडलूम डे होता है, उसी के जो है निमित्त या फिर उसी के मौके में स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च। ओके, पैसेज ऑफ बॉयकॉट रेजोल्यूशन भी यहीं पे हुआ। बॉयकॉट रेजोल्यूशन कब हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, रिमेंबर। कलकत्ता टाउन हॉल में फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड। और हमने पहले भी एक जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में किसने जो है सेंट्रल हॉल उसको बनाया, वो कमेंट में रिकॉल करके आप लिखिए। ठीक है, कलकत्ता जो है टाउन हॉल, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड। अक्टूबर 16, 1905 में पार्टीशन हुआ था। डे ऑफ मॉर्निंग थ्रू आउट द बंगाल था, ऑब्वियसली किसी को नहीं चाहिए था। इमीडिएट फैक्टर क्या उसका क्या हो गया, फिर स्वदेशी लॉन्च कर दिया। आपने पार्टीशन किया, हम स्वदेशी लॉन्च करेंगे। ठीक है,
अमार सोनार बांग्ला, ओके, नेशनल एंथम वो बन गया बांग्लादेश का। इट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट इवोक्ड सीरियस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम बंगाल एंड महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र काइंड ऑफ उसका सेंटर बना। बंगाल एंड महाराष्ट्र एनडीए का क्वेश्चन है, देखिए। स्वदेशी एंड बॉयकॉट अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, इसमें क्या हुआ, स्वदेशी अपने में लो और ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट करो, अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल्स एंड फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके बाद मार्क्ड बाय मास मोबिलाइजेशन, देखो ये ऐसे ऑप्शन डाल देता है यूपीएससी। मार्क्ड बाय मास मोबिलाइजेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समितिस, लेबर स्ट्राइक्स, एडवोकेटेड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प और आत्म शक्ति, ये सीएपीएफ के स्टेटमेंट्स हैं। ओके, नेशनल कॉलेज स्टार्टेड एट कलकत्ता, अरबिंदो घोष वाज द प्रिंसिपल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज राश बिहारी घोष। काको रैश याद आ रहा है, हार्डिंग को किल किया था, बॉम्ब डाला था। एनडीए का है। फिर इसके बाद देखिए नेशनल स्कूल्स ऑल्सो वर एस्टैब्लिश, देखिए कॉलेज तो बन रहा है, नेशनल स्कूल्स भी थे, हाँ रिमेंबर। इसके बाद देखिए मेन पार्टिसिपेंट्स वर स्टूडेंट्स, ठीक है। पब्लिकली बर्न्ड फॉरेन क्लोथ्स जो थे, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसंस जो है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, इसी का तो ये था नेशनल हैंडलूम का। उसके बाद देखिए ये जो नेशनल कॉलेज कलकत्ता में हुआ था, उसी में क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ Swadeshi movement in this college only। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये सीएससी क्या है, 2019 का क्वेश्चन है। ये कब हुआ था एस्टेब्लिश, अगस्त 15 को 1906 में। इसके बाद लीडर कौन थे यहाँ पे, तमिलनाडु में लीडर कौन थे स्वदेशी के, चिदम्बरम पिल्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही सॉरी सुब्रमण्य शिवा, ये इसके नहीं होंगे, चिदम्बरम पिल्लाई, हाँ सुब्रमण्य शिवा भी यहाँ पे थे। उसके बाद चिदम्बरम पिल्लाई का क्या है, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी थी इनकी, ठीक है। अभी देखो बारिजाल जो बंगाल में रीजन है, स्वदेश बांधव समिति थी किसकी, अश्विनी कुमार दत्ता ने निकाली थी बंगाल में, स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, अश्विनी कुमार जो है दत्ता, ठीक है। और इस काउंसिल के साथ साथ ही क्या है, बंगाल टेक्निकल एजुकेशन भी स्टार्ट किया। और जो यहाँ पे है नेशनल कॉलेज का एरो मैंने किया है, इंस्पायर्ड बाय टैगोर्स क्या है, शांति निकेतन स्कूल, ठीक है, जो नेशनल कॉलेज उसी के इंस्पिरेशन लेके नेशनल कॉलेज बना, टैगोर का शांति निकेतन स्कूल, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे और कौन कौन थे रिलेटेड लीडर्स, अरविंदो घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर ऑब्वियसली, और अश्विनी कुमार दत्ता जिसकी स्वदेश बांधव समिति थी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक मिनट, यहाँ पे आते हैं हम। यस, महाराष्ट्र में देखिए कौन थे, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे, फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे, जीएस जो है खापर्डे थे। इसके बाद पंजाब में एलएलआर ऑब्वियसली सबसे फेमस, लाला लजपत राय, अजीत सिंह थे। आंध्र में काशीनाथुनी नागेश्वर राव थे, फिर न्यायपति सुब्बा राव थे। केरला में जीपी पिल्लाई थे। असम में अमृतलाल बासु थे, ओके, लीलाधर एंड हेमचंद्र बरुआ थे। फिर सतीश चंद्र मुखर्जी का न्यूज़पेपर था डॉन, ओके, डॉन सोसाइटी निकाली थी उन्होंने 1902 में। फिर भागवत चतुष्पति इन्हीं की है, 1895 में लिखी। ही वॉज अ लेक्चरर एट द बंगाल नेशनल कॉलेज एंड ही वॉज द प्रिंसिपल आफ्टर घोष रिजाइंड, है ना। फिर द मूवमेंट इनिशिएटेड बाय जो है मॉडरेट्स, टेकन ओवर बाय रेवोल्यूशनरी जो है नेशनलिस्ट, है ना, उनका था पर ओवरटेक किया। फिर बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन डिफरेंट वेज, दैट इज परफेक्टली ट्रू एंड वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ द स्कीम, ये एच रिजले का स्टेटमेंट है। इसके बाद देखिए एसएम क्या लिखा, हैड वाइडर पॉपुलर अपील दैन एनी ऑफ द पॉलिटिकल एजिटेशन दैट प्रिसीडेड इट। स्वदेशी मूवमेंट, सॉरी, हाँ स्वदेशी मूवमेंट में क्या है, आई एम सॉरी आई जस्ट वेंट इन अनदर जोन। स्वदेशी मूवमेंट हैड वाइडर पॉपुलर अपील दैन एनी अदर पॉलिटिकल एजिटेशन दैट प्रिसीडेड इट, है ना। तो इसमें क्या हो गया, बहुत लोग जुड़ गए। इसके बाद द एनलिस्टेड सपोर्ट ऑफ मुस्लिम मासेस, हैड एन इकोनॉमिक कैरेक्टर भी था, है ना, क्योंकि हमारे गुड्स को प्रमोट करना था। गेव ग्रेटर पुश फॉरवर्ड टू इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ग्रेट स्टिमुलस टू इंडिजिनस बिजनेस एंड इंडस्ट्री, स्टिमुलस टू वर्नाकुलर लिटरेचर था एंड रेवोल्यूशनरी लिटरेचर इन पर्टिकुलर। इसके बाद वॉज अ कंटिन्यूस मूवमेंट बेस्ड ऑन गांधीयन फिलोसफी था। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल स्वदेशी के क्या थे, हमने पहले भी पढ़े हैं, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स थे, पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस थे,
कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स एंड और समितिज निकाले गए, फिर फेस्टिवल्स एंड मेलास थे, सेल्फ रिलायंस था, नेशनल एजुकेशन पे फोकस, और हड़ताल हुए कलकत्ता में, है ना। तो दीज थिंग्स बिकेम इम्पोर्टेंट। इसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स पे क्या क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैंडीक्राफ्ट्स में दिया है, रविंद्रनाथ वॉज इन द स्वदेशी बंदर। ओके, रविंद्रनाथ वॉज इन स्वदेशी बंदर 1817 पे। फिर जोगेश चंद्र चौधरी, ही वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन स्टोर्स इन 1901। सरला देवी वॉज इन लक्ष्मी बंदर, ओके, 1903। प्रफुल्ल चंद्र रे, बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री, इन्होंने सारी ये एस्टेब्लिश की। ठीक है, रविंद्रनाथ ने स्वदेशी बंदर, जोगेश चंद्र चौधरी ने इंडियन स्टोर्स, सरला देवी ने लक्ष्मी भंडार, सॉरी ये भंडार है, ओके भंडार है, स्वदेशी भंडार है ये। जोगेश चंद्र चौधरी ने इंडियन स्टोर्स, आई एम वेरी सॉरी, हाँ आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो या सरला देवी ने लक्ष्मी भंडार, और प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री निकाली 1893 में। तो ये सब क्या है, इंडिजिनस चीज़ें होने लगी। फिर कल्चर में क्या है, टैगोर कंपोज अमर सोनार बांग्ला, फिर सुब्रमण्य भारती ने सुदेश गीतम निकाला। उसके बाद अबिंद्रनाथ टैगोर ने इंस्पिरेशन फ्रॉम अजंता मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स, उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए। फिर नंदालाल बोस ने फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ स्कॉलरशिप बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में नंदलाल बोस को मिला। फिर जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रॉय, दे केम अप विद ओरिजिनल रिसर्च वगैरह। ठीक है, फिर 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, सीडीएस का क्वेश्चन है, डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट चरखास ऑन वाइड स्केल अमंग पीपल। किसने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 1921 में चरखा डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन था 1914 में बाय श्री राम वाजपेयी। उसके बाद स्वराज्य पार्टी थी, टू रेक द स्कीम ऑफ रिफॉर्म ऑफ 1919 बाय अ पॉलिसी ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन। फिर हाँ, गौरक्षिणी सभा मतलब काऊ प्रोटेक्शन। ठीक है, वो 1882 में दयानंद सरस्वती ने लाई थी, है ना, गौरक्षिणी सभा। इसके बाद देखिए ये फैक्ट्स है, ओके। आई थिंक आईएनसी और इसके सेशंस हम अगले सेशन में ले लेंगे। ओके, थैंक यू।